हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और इस चर्चा में सबसे पहले तीनों अखबारों के एडिटोरियल्स का यूपीएससी टोरियल हमेशा याद रखिएगा। ये क्लास जो यूपीएससी टोरियल यानी एडिटोरियल को यूपीएससी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है, जिसे आप लोग आईक्यूआईपी के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करें। और यह क्लास बिल्कुल अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर होती है फ्री। सुबह 9 बजे सभी बच्चे हमारे ऐप पर जुड़ सकते हैं इस क्लास को देखने के लिए। और इनफैक्ट देखना चाहिए, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को भी देखना चाहिए, नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अब आइए सबसे पहले एक बार निगाह डालें क्या क्या टॉपिक है आज, और फिर उसके बाद इसका डिटेल्ड एनालिसिस। मेरे बच्चों, आपने शांति बिल के बारे में सुना है, मैंने पढ़ाया भी है डिटेल में। आप सबने क्या शांति बिल के बारे में पढ़ा है? एक बार आप सबसे पूछना चाहता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूं। आप कहेंगे हाँ सर, आपने ही पढ़ा है और 2-3 बारी अभी तक हो चुका है, और लोकसभा में ये पास भी हो चुका है। शांति बिल यानी भारत की न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो रही है। लक्ष्य यही है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ा करें, और हम ऊर्जा के एक साधन के रूप में न्यूक्लियर एनर्जी को लोगों तक पहुंचाएं। पढ़े हुए हैं आप सब लोग? आज का जो आर्टिकल है यार, कभी कभी ना दिल बड़ा खुश होता है। कभी कभी क्या, मेरा तो रोजे खुश होता है जब, क्योंकि आपको सीखने को मिलता है। एज टीचर बच्चे आप सब क्या सीखते हैं मैं क्या ही बोलूं, लेकिन जब मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूं ना, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब ऐसा लगता है ना, सुबह सुबह कोई अमृत अमृत है। जैसे आप कोई सुबह सुबह अच्छी चाय मिल जाए, सुबह सुबह कुछ ऐसा मिल जाए, और मुझे तो दोनों मिलता है। सुबह एक अच्छी सी चाय, बिल्कुल अदरक वाली, बिल्कुल एकदम से ऐसे अदरक, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी चाय, और एकदम दूध में फेंटा मार के, अद्भुत। और उसके साथ ये आर्टिकल्स, और उससे भी बड़ा कि अब जो इन आर्टिकल्स को बनाना है वो थोड़ा आसान हो गया टेक्नोलॉजी के कारण से। तो ऐसे लगता है सब सोने पे सुहागा, आनंद की अनुभूति। अब आनंद की अनुभूति कैसे? एक सिप आपने लिया। आज मैं आनंद की अनुभूति से अपनी क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। सुबह सुबह आप सब भी इसको एज अध्यात्म की क्लास के रूप में लें, यानी हिंदू की क्लास तो है, लेकिन इसे एक स्पिरिचुअल क्लास के रूप में भी आप लें। अब आनंद क्यों आया मुझे इस टॉपिक को पढ़ने में? यार, बात हो रही है शांति बिल की, और डिस्कशन हो रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। मेरे प्यारे बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास किस प्रकार से इस बिल यानी इस एनर्जी प्लान के साथ जुड़ा हुआ है। यानी ऊर्जा खपत और मानव विकास के बीच में संबंध क्या है? एनर्जी कंजम्पशन का रिलेशन आप पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से। यानी अगर एनर्जी कंजम्पशन अच्छा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। अब आप सोचिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आप हमेशा पढ़ते हैं, भारत की रैंकिंग नीचे है। यूपीएससी ने आपसे प्रश्न भी पूछा कि भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट का जो प्लान होता है, जो मानव विकास की नीतियां होती हैं, वह अच्छी क्यों नहीं है? हम मानव विकास में पीछे क्यों हैं? पूछा कि नहीं पूछा? तो बहुत सारे रीजन हैं। उनमें से एक रीजन है कि सभी तक बिजली उपलब्ध नहीं, क्योंकि एजुकेशन तभी बेहतर हो पाएगा जब सब तक बिजली पहुंचेगी। सोचिए यार, इतना एंगल इन्होंने कुछ एंगल खोजा, अब कुछ एंगल मैं खोज रहा हूं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से शांति बिल के साथ जुड़ा है, ये आज का टॉपिक है। यानी एनर्जी कंजम्पशन और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक गहरा रिलेशन है। अब जब मैंने ये पढ़ा तो भैया हम चाय और मजेदार लगने लगी कि चलो आज एक नई चीज बच्चों को सिखाने जा रहा हूं। तो ये है हाल ही में शांति बिल 2025, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर देना है। यह बोथ हाउसेस यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गया है। और क्या तय किया गया है? एक टारगेट तय किया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि हम मिड सेंचुरी तक, यानी
हम कब तक 50 तक 2050 तक क्या करेंगे? 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करेंगे। क्लियर है? अब आता है यह आर्टिकल, इसी विषय पर लिखा गया है कि यह जो न्यूक्लियर एनर्जी है किस प्रकार से इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन को संभव बनाएगी, किस प्रकार से डीकार्बोनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में मदद करेगी और किस प्रकार से भारत के विकास मॉडल को यह ताकत देगा। यह तीन बातें यहां पर डिस्कस की गई। तो पहला टॉपिक यही आज का महत्वपूर्ण है और जिसमें तीन चीजें यहां पर बहुत अच्छे से, कि भारत को इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, व्हाई डज इंडिया नीड सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। भाई बताइए क्यों? क्योंकि भारत को अब मानव विकास करना, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है। क्यों करना? क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब इनको हमें स्किल करना है। स्किल क्यों करना है? अब इसी के साथ मैं दूसरे टॉपिक में आपकी एंट्री कराता हूं। सोचे बच्चों, जर्नी कितनी मजेदार है। अब इसी के साथ आप दूसरे टॉपिक में एंट्री करिए, प्रश्न बाद में देखेंगे। क्या बोला मैंने? कि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा। अब आप चिंतन कीजिए यहां से आगे क्या निकलने वाला है। ये टॉपिक, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है भारत। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओमान की यात्रा पर है। तो ओमान के साथ हमने ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट के लिए समझौता किया और भी कई समझौते किए हैं और लेबर मोबिलिटी एंड इन सब विषयों पर चर्चा है। इसके साथ साथ अखबार में आप देख सकते हैं ओमान के साथ बहुत सारी हमने डील की है, जिसमें हमने सीपा भी किया है, बहुत कुछ है। ठीक है ना? क्लियर है? यानी भारत और ओमान ने कल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा पर 18 दिसंबर को हस्ताक्षर किए। आपको पता है सीपा भी समझाऊंगा, ये एफटीए से थोड़ा बड़ा है। क्या है? सिखा चुका हूं, फिर अभी सिखाऊंगा। तो ये जो सीपा किया है, आप कहेंगे सर इसको आप पिछले टॉपिक से कैसे जोड़ रहे हैं, जो पहला वाला जिस पर आप बड़ा आनंद महसूस कर रहे थे। मैं कहा भाई हाँ, मैं आनंद महसूस उधर भी कर रहा था क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन को ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया, जिस पर अभी ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। पीडीएफ में यूपीएससी ने पूछा हुआ, मुझे तो याद है सब। इसमें भी उसी चीज को आगे बढ़ाया गया। मैंने क्या लिखा था वहां, आप याद रखिए। मैंने लिखा था एनर्जी कंजम्पशन, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ऊर्जा खपत। ठीक है, इससे क्या होगा? अगर ये बढ़ेगी तो मानव विकास होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, याद रखिएगा। क्या होगा? मानव विकास होगा, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। अब आप जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब क्या है? कि ये जो मानव है, यानी इंडिया का, जो मैंने अभी लिखा, मानव विकास का मतलब कि जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी जनसांख्यिकीय लाभांश, जिसे हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब ये जब पढ़ी लिखी हो जाएगी, खूब पढ़ाई लिखाई करेगी, तो फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो बेरोजगार रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? आप कहेंगे हाँ सर रह जाएगी। तो फिर भारत को क्या करना चाहिए? तो बस वही चीज इस डील में किया गया है जो भारत और ओमान के बीच में हुआ। ये जो लेबर मोबिलिटी की बात आप देख रहे हैं, ये वही है। यानी हमारे लोग जो स्किल्ड होंगे वो जाएंगे ओमान में जॉब करने के लिए। इनको वहां जॉब मिलेगा और उस जॉब से हमें क्या मिलेगा? रेमिटेंस मिलेगा, जो मैंने कल विस्तार से बताया है कि वो रेमिटेंस क्या है और उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, कल या परसों के लेक्चर में। आप कहेंगे सर ये तो आप आईक्यू वाईपी करते हैं, तो आपने इसको यहां पर अपने हिसाब से जोड़ दिया है कि अच्छा चलो भाई ये जुड़ गया। हमने कहा हमने नहीं जोड़ा, इसे जोड़ा है डब्ल्यूटीओ के एक गैट, यानी गैट समझौते के तहत, जो सर्विसेज को लेकर के मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 होता है ना समझौता। तो इस सीपा में हमने ओमान के साथ मोड 4 समझौता किया। अभी डिटेल में समझाऊंगा, जो नए बच्चे होंगे मोड 4 क्या होता है, जिसके तहत अब हमारे पढ़े लिखे लोग, यानी उसमें यह होता है वर्किंग जो है, जो स्किल्ड वर्कर हैं, अगर वो ओमान में जाना चाहेंगे, यानी कोई कंपनी है अपने वर्कफोर्स को वहां भेज रही है, तो उसके लिए भी एक बेहतर समझौता हुआ है। यानी हमारे यहां से स्किल्ड लोग मोड 4 एग्रीमेंट के तहत
ओमान जाएंगे और जॉब करेंगे, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, जो वर्किंग पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड स्किल्ड होगा, वो ओमान ऐसे देशों में जाकर के नौकरी ढूंढेगा और यही सीपा में सुनिश्चित किया गया, उसको वहां काम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप एक अच्छा काम करते हैं तो वही है ना, उसका जो इंपैक्ट है कहां 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 दिखाई देता है। एक अच्छे काम का इंपैक्ट कितनी जगह दिखाई देता है, चिंतन कीजिए आप। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं तो भारत के पास एक बहुत बड़ी आबादी है। जो आबादी अगर बहुत अच्छे से एजुकेशन, वही 6 HR, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्किल, उस स्किल को और बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर लगातार रीस्किल, अप स्किल, अगर ये सारी चीजें हम देते हैं तो भारत पूरे विश्व में अपने लोगों को संसाधन के रूप में भेजेगा। और ध्यान से सुनिएगा, चाइना, लिख लीजिएगा, ये आर्टिकल्स में नहीं है, इसको लिखिएगा, ये वाला पॉइंट, चाइना जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व में वस्तुओं का व्यापार करता है और उसका जो एक्सपोर्ट है इस साल का $1 ट्रिलियन का रहा है, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, सेम वैसे ही भारत का जो ह्यूमन कैपिटल है, जो मानव पूंजी है, वह भी एक्सपोर्ट करके हम रेमिटेंस के थ्रू $1 ट्रिलियन कमा सकते हैं, क्योंकि भारत के पास ह्यूज पॉपुलेशन और बहुत बेहतर इकोसिस्टम है। अब हमको करने की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार के सीपा के साथ साथ हमें आवश्यकता है कि हम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करें। और किस लाइन में करें? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन है, विजन बहुत अच्छा है, बट उसका इंप्लीमेंटेशन धुआंधार वीक है। 2020 में वह विजन आया हुआ है, आज हम 25 में। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जहां भी आप रहते हैं, आपके छोटे भाई बंधु पढ़ते हैं, परिवार का सदस्य पढ़ता हो, जरा निकालिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, प्राइमरी नर्सरी स्कूलों में क्या बदला है, या उसके ऊपर मिडिल स्कूल, या उसके ऊपर हायर सेकेंडरी, क्या बदला है। आप जो आपके घर परिवार में, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला है, वही ढाक के 3 पात हैं। स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत जो दिखाना होता है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, स्ट्रक्चर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसमें भले चेंज कर दिया गया हो, क्योंकि उसी के बेस पे फंड पैसा मिलता है। मैं प्रैक्टिकल यानी एजुकेशन और प्रैक्टिस के लेवल पर आपसे पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन, वह रूरल इंडिया के कॉलेजेस में और जो सब अर्बन एरिया है उनके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, क्या तनिक भी आउटकम के साथ जुड़ा है? आपका उत्तर होगा नहीं। देन जैसे ही आपका उत्तर होगा, वैसे ही जब आप एक निबंध लिखेंगे, अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम, एक राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है, तो आप कहेंगे कक्षाएं अभी भी कमजोर हैं, जबकि विजन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बहुत बेहतर है। फिर एक और प्रश्न यूपीएससी का यहीं से जिंदा हो जाएगा। प्रश्न पूछा था, इररेलीवेंट ऑफ क्लासेस, कक्षा की अप्रासंगिकता, यानी इंडिया में जो कक्षाएं हैं वो अप्रासंगिक हो चुकी हैं, इररेलीवेंट हो चुकी हैं। आप बिल्कुल कहेंगे इररेलीवेंट मतलब कि वह वैसे ह्यूमन कैपिटल यानी एक मानव को मानव पूंजी के रूप में नहीं बना रही हैं जो प्रोडक्टिव हो सके अपने लिए भी, अपनी कंट्री के लिए भी। तो इसीलिए कक्षाएं अप्रासंगिक हैं, और आप बहुत सारी रिपोर्ट्स के द्वारा यह बात कह सकते। आप देख सकते दोनों निबंध यहां पर जिंदा हो गए। तो आपको ये वाला अप्रोच लेकर के चलना है, हमें आर्टिकल या किसी भी सेंटेंस में नहीं फंसना है, बिटवीन द लाइन्स ही सब कुछ है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि जो पढ़ा रहा हूं ये आएगा या यूपीएससी कोई और एंगल पकड़ लेगा। क्या एंगल पकड़ सकता है इस टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द आपको देने जा रहा हूं। ये जो सीपा हुआ है, इसके तहत जो लेबर मोबिलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, यानी भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वहां रोजगार प्राप्त करना अब बहुत सरल हो गया ओमान में। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लेबर मोबिलिटी है, जिसको लेकर के हमने सीपा में बड़ी जबरदस्त कामयाबी प्राप्त की है ओमान के साथ, इसके बारे में जरा आप देखिएगा। इसको पढ़ने के बाद कौन सा सेंटेंस आपके दिमाग में आना चाहिए? मेरे दिमाग में आया था, और वो वैलिड है, ठीक है, कि ये जो हमारी डिप्लोमेसी है, सीपा क्या है? डिप्लोमेसी है ना बच्चे।
डिप्लोमेसी है, कूटनीति की है। कौन सी? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। जब भी हम सीपा या एफटीए करते हैं तो उसको हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ही कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यह आर्थिक कूटनीति है जिसके तहत दो देश एक साथ आकर के और कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित एक दूसरे को प्रेफरेंस देने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। अब जब मैंने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर जगह लिखा होता है, तो मेरे दिमाग में कौंधा कि यार जो हम लेबर मोबिलिटी दे रहे हैं, अभी मैं समझाऊंगा सब क्या है डिटेल में, तो मेरे दिमाग में एक शब्द पनपा कि यार क्या इसको लिख सकते हैं क्या? ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। यानी जो मोदी जी की यह यात्रा है ओमान की, और इसमें जो हमने सीपा किया है और जो हमने लेबर मोबिलिटी पर एग्रीमेंट किया है, वह क्या ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है कि नहीं? तो ये शब्द आप पकड़ लीजिए। आप कहेंगे सर क्या ओमान वाले में ही यूज होगा? हम कहेंगे नहीं। अब जहां पर भी आप सीपा एफटीए के बारे में लिख रहे हैं और जहां पर भी लेबर मोबिलिटी की चर्चा हो कि हमारे प्रोफेशनल्स वहां जाएंगे काम करने, उनके हमारे यहां आएंगे, इस प्रकार की चीज, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर आप इस शब्द को उठा करके लगा दीजिएगा। ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का उदाहरण है यह सीपा। तो कुल मिलाकर के आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं मेरे बच्चों, ऑनेस्टी से बताइएगा, यूपीएससी के मेंस को पकड़ना कितना सरल है। घुमा फिरा के वो उन्हीं दो चार चीजों पर ही आ जाता है। न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी, रीस्किल, अप स्किल, यही सारी चीजें ये मिल जाए और इसके लिए जो भी हम काम करें देश के अंदर देश के बाहर। तो ये तीसरा टॉपिक है और आज तीन ही टॉपिक है हमारे पास, याद रखें। बाकी आप अखबार उठा करके देखेंगे वही। आज तो मनरेगा ऐसा फटा पड़ा है, हर जगह फटा पड़ा है, मैं क्या ही बोलूं, हर जगह, हिंदू में, बिजनेस लाइन में, जी राम जी बिल। ठीक है, देखिए एक अध्यापक मैं भी हूं जो मैंने पढ़ा दिया, उस चीज का जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि उस चीज को का जिक्र करने की कोई आवश्यकता है बच्चों को। ठीक है ना? अब वो जी राम जी ऐसा तो कहा नहीं गया सदन में कि इसमें राम जी, लेकिन अब वो मीडिया और फिर शब्द निकलना स्टार्ट हो गया तो पूरा डिबेट स्टार्ट हो गया, एंड सो ऑन सो ऑन, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले यही टॉपिक जो आज का, आप ऐसा समझिए एक इनोवेटिव आइडिया आपको दे रहा है कि यार ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा खपत बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्वयं विचार कीजिए, अगर आपके घर में बिजली नहीं तो क्या रिचार्ज करके, चार्ज करके आप अपना फोन या अपना लैपटॉप मेरी क्लास देख सकते हैं? कितनी भी आपको पसंद है, नहीं देख सकते। तो आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी समस्या है, खासकर जो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन का शिकार है। मैं आपके लिए नहीं बात कर रहा हूं, वंचितता का जो चक्र है, उस वंचितता के चक्र को तोड़ने के लिए क्या एनर्जी कंजम्पशन एक पॉलिसी के रूप में घर घर तक बढ़ाई जाए, उपलब्ध कराई जाए, क्या ये वो भी अफोर्डेबल प्राइस में विद सब्सिडी, क्या ये आवश्यक है कि नहीं? तो आज के बाद से लिख लीजिएगा जो प्रश्न आपसे जीएस पेपर 1 में पूछा था कि निर्धनता यानी पॉवर्टी तभी एलिमिनेट होगी, तभी खत्म हो पाएगी जब हम प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन यानी वंचितता के चक्र को ब्रेक करेंगे, वंचितता के चक्र को तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे, यूपीएससी आपसे पूछा, तो वंचितता का चक्र कैसे टूटेगा? कोई सा भी आपके सिलेक्शन में जो फेल्योर का चक्र है वो कैसे टूटेगा? वो टूटेगा तब जब आप सारी प्रोसेसिंग अच्छे करेंगे। यानी सबसे पहले प्री पास करना है, ध्यान समझिएगा, इसी से अभी कनेक्ट करूंगा प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन। सबसे पहले आप प्री, तो प्री कैसे निकलेंगे? यानी तीन स्टेज हैं, तो प्री से कैसे निकलेंगे इस डेप्रिविएशन से? जो आप एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट आपका प्री फेल हो गया, तो आप वहां से निकलेंगे सबसे पहले भाई, किताबों में जाने की बजाय, संस्थाओं में जाने के बजाय सबसे पहले आप खुद कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? पीवाईक्यूज मंगाएंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, और हर जगह उपलब्ध है, छोटे छोटे शहरों में उपलब्ध है, छोटे छोटे जिलों में उपलब्ध है। एक न एक किताब की दुकान पे पीवाईक्यू एनालिसिस किसी न किसी संस्था का आपको मिलेगा। फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे, अच्छा यार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा टाइम देंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन।
ऐसे क्वेश्चन, अच्छा यार ये बात होती है, अच्छा पॉलिटी ऐसे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। फिर उसके बाद आप प्लान करेंगे कि यार इस टाइप की चीजें करने के लिए फिर टॉपर्स के इंटरव्यू भरे पड़े, उनको सुनिए, उनसे कुछ पॉइंट नोट करिए, फिर उसके बाद सर्च कीजिए टीचर्स, मेंटर्स, कि कौन है जो इस अप्रोच पे आपको करा सकते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति आज के समय में यूट्यूब पे नहीं है। आप किसी भी बड़े टीचर को ढूंढेंगे, सब यूट्यूब पे है, एक भी कोई हिडन है ही नहीं, कोई भी नहीं। तो आप 10-15 टीचर आप अपने साथ कनेक्ट कर लीजिए, उनमें से आप सबको सुनना स्टार्ट कीजिए, सबको, जो पॉपुलर हैं, पॉपुलर नहीं है, सबको, और जो आपको कनेक्ट करे कोई भी, आप फिर उसके साथ समय बिताइए। क्योंकि अल्टीमेट गोल आपको कोई संस्था नहीं दिला पाएगी, वो टीचर ही है जो दिला सकता है। इस चीज को आप मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। रिजल्ट कभी किसी संस्था के हाथ में नहीं है, संस्थाएं ये नहीं समझती। रिजल्ट हमेशा उस संस्था में काम करने वाले लोगों के हाथ में है, उस टीचर के हाथ में है, वो कितना जान लगाता है उस संस्था के लिए, और फिर वो संस्था एकदम से टॉप पे पहुंच जाती है। इसीलिए आप देखोगे कोई भी संस्था किसी एक व्यक्ति के नाम से ही जानी जाती है। अगर आप यूपीएससी इंडस्ट्री को देखते होंगे तो भले उनकी टीम में बहुत लोग हों, लेकिन वो एक ही होगा, और आप उसी एक का चेहरा देख के भी जाते हैं कहीं भी आप। क्या ये मैं गलत कह रहा हूं? तो प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन प्रीलिम्स का आप ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे कैसे तोड़ना चाहते हैं? डायरेक्ट घप घुस गए, सुबह शाम पढ़े जा रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा है यार क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बस उनको अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रपति ये, ऑर्डिनेंस ये, बस सुने जा रहे हैं। सेम वैसे ही अगर गरीबी को तोड़ना है तो आपको बेसिक जो एमिनिटीज हैं एक ह्यूमन को, सबसे पहले ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन बनाने में, और फिर ह्यूमन कैपिटल बनाने में। ह्यूमन कैपिटल यानी, कैपिटल मींस क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस क्या? जब आप पढ़ते हैं तो कैपिटल, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी के बिना कोई भी फैक्ट्री नहीं लग सकती, कुछ भी नहीं लग सकती, यानी धन की बात हो रही है। लेकिन जब ह्यूमन कैपिटल, तो मानव धन की बात हो रही है, यानी मानव भी एक धन है। और मानव धन कैसे बनेगा? जब वो मानव सबसे पहले प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन से निकलेगा। एक बहुत बड़ी आबादी इंडिया की जो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाओं पर वो डिपेंड है। लो मिडिल क्लास भी प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन में ही है, में भी है, याद रखिएगा उसको भी। आप अब आपकी आधी से ज्यादा आबादी तो प्रोसेस ऑफ, यानी अगर लो मिडिल क्लास को आप शामिल करें तो आधी से ज्यादा आबादी आपकी प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन के अंतर्गत आ रही है। तो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन ब्रेक कैसे होगा? क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज, बच्चा पैदा हो, क्या जरूरी है? न्यूट्रिशन, अच्छा भोजन, मां के स्तन में दूध। ये दोनों चीजें कैसे हो पाएंगी? भारत की 55, पहले मैं 53 बोलता था, लेकिन न्यू रिपोर्ट्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उठाइए, यूएन की रिपोर्ट उठाइए, 53 टू 55% महिलाएं एनीमिक है। स्तन में दूध कहां से होगा? वो खुद ही एनीमिया से ग्रस्त हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी उन्हीं का सबसे ज्यादा है। इन्फेंट, और सॉरी, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ऑब्वियस उन्हीं का ज्यादा है। मात्र मृत्यु दर जो है बच्चा पैदा करते समय किसकी है? जो एनीमिक है। और भी रीजन है, लेकिन एक रीजन ये भी है, बड़ा रीजन है ये। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी इन्हीं माताओं के बच्चों का ज्यादा है। तो पहली चीज क्या चाहिए? न्यूट्रिशन, बच्चे को भी। और ऐसा नहीं, सरकार की स्कीम है जननी सुरक्षा योजना, सरकार काम कर रही है। कभी भी आंसर में यह नहीं लिखना कि सरकारें काम नहीं कर रही। सरकारें अच्छा काम करें, हमको उसको बहुत बेहतर ढंग से डिलीवर्ड करना। इसलिए यूपीएससी कभी आपसे कोई भी ना ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है जिसमें आपको लगे कि अरे यार, मतलब कोई एकांगी बात है। वो कहता है आप बताओ कि इंडिया की ग्रोथ वीकन हो गई, कमजोर हो गई, रीजन क्या था? पॉलिसी पैरालिसिस था या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस था? दोनों बताना आपको। कहां हम समय पर नीतियां नहीं बना पाए? जैसे बिहार की कहावत, अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। तो कहां हम नीतियां नहीं बना पाए समय पर, और कहां हम नीतियां तो समय पर बनाए लेकिन उसको बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए।
इन दोनों के रिजल्टेंट से आपको बताना है कि जीडीपी या समृद्धि या डेवलपमेंट कैसे कमजोर पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देश की आधी आबादी किस चीज की शिकार है? प्रोसेस ऑफ डेप्रीविएशन। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। गरीबी घट रही, लेकिन प्रोसेस ऑफ डेप्रीविएशन नहीं घट रहा है। तो पहली चीज क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, मां को भी बच्चे को भी। दूसरी चीज क्या चाहिए? एजुकेशन, सॉरी, हेल्थ केयर। यानी सारा वैक्सीनेशन, इंद्रधनुष कार्यक्रम जो भारत सरकार का, सारा वैक्सीनेशन। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर परिवार में सच्ची सच्ची बताइएगा, क्या लड़कियों को सारा वैक्सीनेशन मिल पा रहा है? इनफैक्ट लड़कों को भी। और जिनके माता पिता पढ़े नहीं हैं, जिनको पता नहीं है कि वैक्सीनेशन के एडवांटेज क्या है, बताओ भाई, आप सब तो दूर दराज के बच्चों, क्या आप देख पा रहे हैं कि आपके गांव में, आपके कस्बे में पूरी सभी फैमिलियां इतनी एडवांस हैं कि वो जा करके वैक्सीनेशन ले रही हैं? एक तरफ से आंसर आ रहा है नो। तो आप सब अपने डेटा खुद है, क्यों हम सरकारी डेटा पर बहुत ज्यादा डिपेंड करें? आप भी तो अपने आसपास देख सकते हैं, जो आपके गांव या 4 गांव का हाल है, वही देश के सभी गांव का हाल होगा, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। ठीक है, पूजा करी कॉस्टली होता नहीं बेटे, जो सरकार वाला है वो कॉस्टली नहीं हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन लोग जागरूक नहीं है ना। तो जागरूक वो नहीं है, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। आपने उनको जागरूक करना स्कूलों में सिखाया नहीं, उनके बच्चों को भी नहीं सिखाया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो जान नहीं रहे। तो शुरुआत में ही बच्चे बीमारियों का शिकार। अब जब बीमारियों का शिकार होंगे, तो जब वो बड़े होंगे, तो स्वाभाविक है उनका मेंटल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। बेस्टिंग स्टंटिंग की समस्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऐसा कहता भी दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्टेड और स्टंटेड बच्चे हिंदुस्तान के हैं। तो वो क्या सीखेंगे? अगर एक दिन आपके सर में दर्द हो, पॉइंट को पकड़िएगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाते, चाय कॉफी सब चाहिए, दवाई भी चाहिए, तब जाकर के आपको सुनील अभिव्यक्ति का लेक्चर समझ में आता। उन बच्चों को जिनकी क्षमता ही नहीं डेवलप हुई चाय कॉफी पी के, सेरिडॉन खा के भी पढ़ने की, वो कहां से पढ़ पाएंगे? और फिर यूपीएससी भी उनके ऊपर बैंक करेगा कि यूजलेस हैं। यूपीएससी ने पूछा ना, यूजलेस यूथ है इंडिया का। यूजलेस क्यों है साहब? यूजलेस इसलिए बिकॉज ऑफ द, हम उनको जो प्राइमरी नीड है, जो 50% इंडियंस हैं, लो मिडिल क्लास और बीकर सेक्शन, 50 क्या और ही हो जाएंगे, 60%, उनको हम ये कहां से ब्रेक करने दे रहे हैं? और ये मत सोचेगा कोई इमोशनल लेक्चर है, आपको लिखना है मेरे बच्चे, वह सपने जो भारत को सोने ना दे। मैं कुछ भी पढ़ाऊं तो कभी भी ये नहीं समझना कि सर कोई भाषण दे रहे। नो, जितना पढ़ाया भी, जितना बोला, इस निबंध में 100% एंट्री है कि नहीं, बोलिए। वे ड्रीम जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, 2015 में आपसे पूछा है, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। स्वीकारोक्ति के साथ सुधार करने की निष्ठा, सफलता के 2 मंत्र लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? विजडम फाइंड्स ट्रुथ, यही है ट्रुथ, जिसे एक विजडम यानी बुद्धिमान व्यक्ति ने पहचाना, बुद्धिमान संस्था ने पहचाना, बुद्धिमान देश ने पहचाना। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोई भी चीज मैं पढ़ाऊं तो वो मेरी कभी भी क्लास से इतर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार के भाषण और एंटरटेनमेंट का शौक नहीं है। मुझे दो ही चीज का शौक है कि मेरे बच्चे जब पढ़ें तो उसको एक वैल्यू के रूप में लेके अपने जिले में जाएं और उसको इंप्लीमेंट करें। और असली हीरो वो होगा जिसको अंदर से खुशी मिलेगी। असली हीरो वो नहीं है जो लाल बत्ती पे बैठ करके बाहर की खुशी ले रहा। आप ट्रस्ट करिए, डीएम आपके गांव से निकल जाए, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, डीएमएसपी आपके गांव के बाहर से निकल जाए या गांव के अंदर की सड़क से निकल जाए, दोनों आपके कस्बे से निकल जाए। मेट्रो की तो बात छोड़ दो, वहां तो पता ही नहीं चलता कौन डीएम कौन क्या है। क्या आपको फर्क पड़ेगा? अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तब तो फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो और लोग हैं, वो एक बार देखें, अच्छा डीएम साहब गए, बस खत्म। लोग काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं, अच्छा गाड़ी जा रही, लाल बत्ती, कौन होगा, कौन होगा। अब सोचिए कितना बड़ा अपमान है आपका कि जनता कह रही है कौनो होगा, यानी कोई होगा, ये अधिकारी होगा, कोई होगा। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? आप जाएं, एक जिले में 2 साल का मौका है, हर तहसील में लोग आपको जाने, आपसे मोहब्बत करें।
और वो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, बस यही चीज जो आपको अपनी जेब से नहीं देना, सरकार ने दे रखा है, बस सरकार की जेब से बहुत बेहतर ढंग से उन तक पहुंचा देना है। और फिर वही डीएम अगर गांव से निकले, हे वो देखो, वो डीएम साहब जा रहे, एसपी साहब जा रहे, बड़े अच्छे आदमी है, ये आपकी जीत है। जब आपको आपके लोग बताएंगे कि सर बहुत मोहब्बत कर रहे हैं आपसे लोग, असली आनंद है। लेकिन असली आनंद हमें क्या, गाड़ी लाल बत्ती गेट खोला, कोई आनंद नहीं बेटा। तुम एम्बेसडर की गेट खुलवा रहे हो, लोग मर्सिडीज का गेट खुलवा रहे हैं, तो कोई भी अंतर अगर गेट खोलने से, एक दरबान खड़े होने से आनंद मिलता है, तो शायद डीएमएसपी से ज्यादा आनंद तो अमीर लोग हैं, वो मर्सिडीज खुलवा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारी लग्जरी का आनंद ले रहे। चिंतन कीजिए आप। तो आपकी जिम्मेदारी के लिए मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूं। अब इतनी बात बोला, फिर से सुन लो। इसको कहां डालोगे जो मैंने ये बोला, गेट खोलना बंद करना? चूंकि निबंध में कहानियों के द्वारा अपनी बात कहते हैं, तो यूपीएससी पूछा था, अधिकार यानी पावर के साथ दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाता है। तो लिखिएगा कि अगर अधिकार है तो एक डीएमएसपी को दो प्रकार से देखा जा सकता है। पहला प्रकार जो मैंने बताया, ओहदा का, उसका रुतबा, और दूसरा पीपुल सेंट्रिक, उनकी पर्सनालिटी, उनकी छवि, जब वो जो उनको पावर, उसको लोगों के लिए वो यूज कर रहे हैं। तो सब आपको लिखना है। तो मैं क्या बात कर रहा था, अपने टॉपिक पे वापस आता हूं, यानी न्यूट्रिशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, फिर उसके बाद अच्छा एजुकेशन चाहिए। अब एजुकेशन पर जैसे ही आऊंगा, वैसे ही एनर्जी कंजम्पशन आज का टॉपिक आकर के कनेक्ट हो जाएगा। एजुकेशन यानी आपके सरकारी स्कूल जहां भी हैं, अगर वहां बिजली नहीं है, तो क्या इस प्रकार का प्रोजेक्ट या इस प्रकार का पैनल वहां लग पाएगा? प्रोजेक्टर या पैनल, आप चिंतन कीजिए। क्या इस प्रकार के प्रोजेक्टर या पैनल के बिना आप में और मुझ में टीचर और स्टूडेंट का आउटकम वाला रिलेशन बन पाएगा? बताइए मुझे। क्या आप जब इस आर्टिकल को देखते हैं तो मेरे लेक्चर पे ज्यादा विश्वसनीयता आती है, या अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूं और मैं अपने ढंग से बोलूं तो आपको ज्यादा विश्वसनीयता आएगी? बोलिए। आप मुझे पसंद करते हैं तो भी आप मुझ पे उतना विश्वास नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है कि कोई एविडेंस नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं सही है कि नहीं। आप किसी भी बच्चे के मन में आ सकता है कि यार ये अपने ढंग से बता रहे होंगे। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी स्कूलों में मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस प्रकार के पैनल्स नहीं लगने चाहिए? हर एक प्राइवेट स्कूल जो अच्छी कैटेगरी का है, सब में छोटे छोटे पैनल्स लगे हुए हैं, सब में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, और क्लास 1 2 3 4 के बच्चे, प्री नर्सरी के बच्चे प्रोजेक्टर से पढ़ाई कर रहे हैं। वो पिक्चर दिखा करके उनको पढ़ाया जाता है, उनको बहुत सारी पोएम सिखाई जाती हैं। ये सरकारी स्कूलों के बच्चों को क्यों नहीं, जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं? सरकार का कितना फंड चला जाएगा? यानी कहा जाता है ना कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सरकार फ्यूचर में कहां इन्वेस्टमेंट करी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी बच्चे यहां बैठे हुए हैं, इस पूरे देश में कहीं पर भी आप बताइए, किसी भी प्राइमरी मिडिल स्कूल में जो सरकारी हो, जहां पर इस प्रकार के छोटे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मान लीजिए ये भी कोई महंगा नहीं रह गया, आप 2 लाख का पैनल लगवा देना, आप मुझे बताएं कि क्या सरकार के बजट पर बहुत बड़ा बर्डन डाल देगा? जबकि ये फ्यूचर का बजट है। यानी अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करेंगे, तो ओमान के साथ जो हम समझौते कर रहे हैं लीगल मोबिलिटी का या लेबर मोबिलिटी का, माफी चाहूंगा, तो हम उसको और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे, और हम रेमिटेंस से अपना जो एक्सटर्नल सेक्टर इकोनॉमी का, जिसका जीरो योगदान है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, चूंकि हम व्यापार घाटे में ही हैं, हम उस व्यापार घाटे को इस रेमिटेंस से भर सकते हैं, इतनी क्षमता है हिंदुस्तान में। लेकिन उसको हम कैसे तैयार करें, उस ह्यूमन को, तो उसमें एजुकेशन की भूमिका है। और वह एजुकेशन मेरे प्यारे बच्चों आज के टॉपिक से जुड़ता है, एनर्जी कंजम्पशन। यानी जहां पर ये पैनल लगेंगे, जहां पर बच्चे पढ़ाई करेंगे, वहां पर हमें बिजली 24x7 देनी पड़ेगी, उनके घरों में भी और उनके स्कूलों में भी। आप देख सकते हैं गांव वगैरह में दिन में बिजली नहीं रहती है, रात में आती है, सिंचाई वगैरह के लिए रात में, दिन में नहीं रहती। आप उन एरिया को याद रखिए जो रिमोट एरियाज हैं, चिंतन कीजिए आप।
तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए यह शांति बिल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारा हमारा जो एनर्जी स्टोरेज है ना, हमारा जो ऊर्जा भंडार है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, उन दोनों में यह एक और ताकत भर रहा है। इसलिए यह एक अच्छा लक्ष्य है शांति बिल। आई होप अब आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात है कि अगर किसी देश को विकसित बनना है तो उसे सबसे पहले यह तय करना होता है कि वो अपनी ऊर्जा कहां से और कैसे लेगा। और भारत सरकार ने तय किया है कि भारत वह ऊर्जा परमाणु ऊर्जा से लेगा। इसीलिए शांति बिल 2025 सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। और आर्टिकल यह कहता है कि यह जो विषय है यह सिर्फ बिजली बनाने का विषय नहीं है, यह सीधे सीधे जुड़ा हुआ है डेवलपमेंट यानी भारत के विकास से। तो शांति बिल की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला पॉइंट तुरंत याद करते चलिए, इतना बड़ा कंटेंट याद करने की जरूरत नहीं। भारत के विकास में इसकी भूमिका कैसे मैंने बता दिया, क्लाइमेट चेंज में इसकी भूमिका तो भारत के विकास में कैसे मैंने बताया, और केवल ह्यूमन कैपिटल में नहीं, ऑब्वियस है बिजली रहेगी तो उसका एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में यानी अर्थव्यवस्था के डीकार्बनाइजेशन में चुकी है, स्वच्छ ऊर्जा है। तीसरा, ऑब्वियस एनर्जी सिक्योरिटी हो ही गया, और इन्हीं सब का संरक्षण इस शांति बिल में सुनिश्चित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी मिड सेंचुरी में 100 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी हमें इससे प्राप्त करनी है। और इसी बात को यहां डिस्कस किया गया कि आखिर भारत को इतनी डिटेल में मैंने बता ही दिया, लेकिन भारत को इतनी बड़ी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको मैं समझाऊंगा वो यही है, एनर्जी और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का रिलेशन, जो मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार बताऊंगा। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, यानी ऊर्जा और विकास के बीच का संबंध। क्लियर है? अब इसको समझने के लिए आपको एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना, एनर्जी कंजम्पशन पर निर्भर करता है। यह मैंने आपको सिखाया भी हुआ। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट और एनर्जी कंजम्पशन के बीच में गहरा संबंध है, और इसको आर्टिकल में बताया गया है। 1971 का एक जिक्र किया गया है। अमेरिका में एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ था। कहां पर? यूएस में एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ था। एक पत्रिका थी साइंटिफिक अमेरिकन, उसमें एक पर्सनालिटी का जिक्र किया गया, मिस्टर अर्ल कुक। उन्होंने बताया था, क्या बताया था, जरा इसको देखिएगा। जैसे जैसे सोसाइटी, ठीक है, ये जो रिसर्च है, शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। व्हाट इज अ रिसर्च? ब्लाइंडेड विद अ नॉलेज। तो एक रिसर्च हुआ, और रिसर्च में क्या बताया गया कि जब सिविलाइजेशन, जो मैं आपको हमेशा ही सिखाता रहता हूं यार, कि सभ्यता शुरू हुई, फिर पहले व्यक्ति आया, फिर समाज आया, राजनीति, प्रशासन, वैसे इन्होंने इसको रिसोर्सेस के संदर्भ में डिफाइन किया है कि जब प्रिमिटिव एरिया एज था, यानी आदिम समाज, तो सबसे पहले सभ्यता शुरू होती है तो आदिम समाज होता है। आदिम समाज के बाद एग्रीगेरियन सोसाइटी होती है, यानी कृषि समाज होता है कि नहीं बच्चों? उसके बाद कौन होता है? कृषि समाज। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है, जैसे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई तो इसे हम बोलते हैं औद्योगिक समाज। और फिर इसके बाद आता है डिजिटल सोसाइटी, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल समाज में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जब इस प्रकार से किसी भी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, तो मिस्टर अर्ल कुक अपने इस रिसर्च में कहते हैं कि सभ्यता की ऊर्जा की भूख, जो एनर्जी हंगर है, वो बढ़ता जाता है। जैसे आप सुबह उठते हैं, फिर थोड़ा कम खाने को मन करता है, फिर धीरे 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 धीरे
तो सेम वैसे ही है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे इस सभ्यता का ये चरण आगे बढ़ता है, यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, जितनी एनर्जी की डिमांड थी, क्या उतनी ही यहां भी रहेगी एनर्जी डिमांड? आप मुझे बताएंगे। आप कहेंगे नहीं सर, थोड़ी बढ़ जाएगी। अरे भाई, मशीनें चलेंगी ना। फिर उसके बाद क्या जितनी यहां रहेगी उतनी डिजिटल? अब आप मुझे बताइए, डिजिटल में क्या है? हम ही पढ़ते ना, डेटा सेंटर्स कितनी बिजली खा रहे हैं, इंटरनेट कितनी बिजली खाता है, आपका मोबाइल कितने ऐप डाउनलोड है, कितना इंटरनेट खा रहा है, बिजली खा रहा है, तुरंत चार्ज करना पड़ता है कि नहीं? कंपनियां कहती हैं ऐसे ऐसे चार्जर या ऐसे फोन आ गए जिनको ऐसा वैसा चार्ज करने की जरूरत नहीं, कम चार्जिंग। तो इसमें और बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ेगी कि नहीं? आज की डिजिटल इकोनॉमी में डेटा सेंटर, इंटरनेट, एआई, ये सब क्या है? ये सब कुछ बिजली पर निर्भर है। तो अगर आप एआई यूज कर रहे हैं तो भी आपको बिजली, डायरेक्ट आपके फोन में बिजली की जरूरत वैसी नहीं है, केवल चार्ज करने के लिए। लेकिन एआई के जो डेटा सेंटर्स जो आपको सुविधा दे रहे हैं, उनको तो बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत है। आप समझ गए एनर्जी कंजम्पशन और डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है? फटाफट बताइए। तो सिंपल सी बात है, इस रिसर्च में यही कहा गया कि जितना विकास होगा, जितना डेवलपमेंट होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी की नीड होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक हो गया बेटा? अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे इस एनर्जी सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के लिए इंडेक्स आता है, वो किन तीन चीजों को मापता है? ऑब्वियस है, इनकम यानी आय। क्या मापता है? इनकम मापता है यानी आय मापता है। फिर इसके बाद शिक्षा यानी एजुकेशन, और फिर इसके बाद तीसरी चीज क्या मापता है? स्वास्थ्य यानी हेल्थ। तीन चीज के आधार पर आपकी रैंकिंग निकालता है। और इन तीनों के पीछे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कॉमन पॉइंट क्या है? एनर्जी। इन तीनों के पीछे कॉमन पॉइंट क्या है? एनर्जी। बोलिए, है कि नहीं है? इनकम बढ़ानी है तो भी आपको 24/7 बिजली चाहिए। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, एजुकेशन चाहिए, तो मैंने पूरा एग्जाम्पल देके ही बता दिया। और हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए। स्वास्थ्य की कौन सी ऐसी मशीन है जो बिजली के बिना चलती है? अगर आपके गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, काम नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे एक रीजन ये भी एक हो सकता है कि वहां आपके यहां 24/7 बिजली की उपलब्धता ना हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर उपलब्धता ना हो, उपलब्धता कम हो। चिंतन कीजिए आप। ठीक है, तो ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर निकल करके आता है। और फिर आर्टिकल में मेरे प्यारे बच्चों जिक्र किया गया है कि जैसे ही हम इन तीनों के लिए एनर्जी की बात करते हैं, तो उस दृष्टि से शांति बिल की तारीफ की गई है। यानी शांति बिल को मानव विकास के साथ जोड़ करके देखा गया है। एक चीज ये हो गया। फिर उसके बाद जिक्र किया गया है कि अगर हम G20 देशों का एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल लें? G20 देशों का अगर हम एग्जाम्पल लें, किसके संदर्भ में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में और उनकी रैंकिंग के संदर्भ में। तो जो भारत की एसडीआई वैल्यू है और जो विकसित देशों की एसडीआई वैल्यू है, डेटा दिया गया, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और ये कहा गया है, एक रिसर्च का उल्लेख करते हुए, करंट साइंस के नाम से रिसर्च आपको आर्टिकल में भी पढ़ने को मिलेगा पीडीएफ में, कि अगर भारत को विकसित देशों के बराबर का लेबल प्राप्त करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो मार्क्स मिलते हैं, अगर वह मार्क्स अचीव करना है, तो भारत को जो एनर्जी की आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा, यानी हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए होगी। बहुत बड़ी मात्रा में हमें ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा और बहुत बड़ी मात्रा में डेटा दिया गया, उतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा।
और तब जाकर के हम इनकम के लेवल पर, एजुकेशन और स्वास्थ्य के लेवल पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विकसित देशों के स्तर के पास पहुंच पाएंगे। तो ये है यहां का मुद्दा, और कैसे क्यों जरूरत है वो आपको मैंने सिखा दिया। यानी जितना भारत अभी बनाता है, मान लीजिए 2%, उस 2% का हमें बनाना है मेरे प्यारे बच्चों 12 टाइम और ज्यादा। यानी हम 2 बना रहे हैं तो हमें 24 बनाना है, ऐसा आर्टिकल में कहा गया। यानी हमारी नीड है 2, और मतलब हमारी जनरेशन है एनर्जी 2 और चाहिए 24। अब आप देख सकते हैं क्या ये एनर्जी गैप है कि नहीं। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़े लेवल का एनर्जी गैप है। तो जैसे आप इनकम गैप पढ़ते हैं वैसे ही अब आप एनर्जी गैप भी पढ़ना आज से मैंने आपको स्टार्ट करा दिया। अब यहीं से यूपीएससी का जन्म होता है मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप कहेंगे सर यूपीएससी का जन्म कैसे होता है। अब यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछे, शायद 18 में पूछा है कि भारत को सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी की आवश्यकता, स्ट्रेटजी की आवश्यकता क्यों है, यानी भारत को सतत ऊर्जा रणनीति की आवश्यकता क्यों है। तो क्या आप लिख नहीं सकते कि भारत को सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी स्ट्रेटजी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें जितनी एनर्जी आज चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विकसित देशों का स्तर प्राप्त करने के लिए, उसके मुकाबले हम 12 गुना 12 फोल्ड कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सतत ऊर्जा रणनीति की आवश्यकता, सतत यानी सस्टेनेबल, जो पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए और हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा कर दे, एनर्जी गैप को पूरा कर दे, और उसी का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी, जो आज आप पढ़ रहे हैं, जिसके लिए शांति बिल आया है कि प्राइवेट सेक्टर को भी अब पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में दिया गया है। इसके अलावा ऑब्वियस है विंड एनर्जी, सोलर, हाइड्रो जो एनर्जी है, वो सारी चीजें भी इसमें आएंगी सतत एनर्जी रणनीति में। लेकिन अब बताओ कि इस प्रकार का टॉपिक आपके अंदर कैसे जाएगा। आर्टिकल तो कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कब, कहां, किस पेपर में जाके घुसेगा ये तो आपको सीखना पड़ेगा या कोई आपको सिखाए। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब इसी को आगे बढ़ाया गया है कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी वाला पूरा मुद्दा है, स्वाभाविक रूप से यह डीकार्बोनाइजेशन की दृष्टि से भी उपयुक्त है, यानी ऊर्जा भी बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा। तो इसीलिए यह क्लाइमेट एक्शन की दृष्टि से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 महत्वपूर्ण है। तो अब ध्यान से समझिए, मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट और एनर्जी कंजम्पशन के बीच का रिलेशन पढ़ाया, लेकिन एक दो पॉइंट और है। अगर मान लीजिए शांति बिल और उसकी इंपॉर्टेंस पे आपसे प्रश्न पूछ ले, तो अब आप पहला तो लिख देंगे कि एनर्जी कंजम्पशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का रिलेशन 2 गुना 12 गुना, वो सारा एग्जाम्पल आप दिखा देंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यही बनाएंगे कि डीकार्बोनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा। मजा आ रहा नहीं, मजा आ रहा है शांति बिल। तो इस प्रकार से उसका इंप्लीकेशन का भी कंटेंट तैयार करने में आपकी सहायता करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, पॉइंट इसके लिए यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही शांति बिल की उपयोगिता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जो हमारे पास उपलब्ध है, वह अकेली पर्याप्त नहीं है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को बेहतर ढंग से प्रोडक्शन के साथ कनेक्ट करें, जिसमें जो निजी क्षेत्र उनकी भागीदारी सरकार के साथ एक बेहतर परिणाम लाएगी। वैसे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हमेशा से ही अगर बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो सस्टेनेबल रहता है। सोलर और विंड एनर्जी की सीमाएं भी हैं, इंटरमिटेंसी, फिर स्टोरेज महंगा है, मौसम पर ये निर्भर करते हैं। इसलिए जहां अन्य रिन्यूएबल एनर्जी की लिमिटेशंस हैं, वहां न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए एक
बाधा रहित विकल्प एनर्जी सिक्योरिटी का उपलब्ध कराता है, इसलिए हमें इसकी तरफ जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यानी परमाणु ऊर्जा की एंट्री इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में क्यों होनी चाहिए? बिकॉज 24x7 ये बिजली देगा, कम कार्बन उत्सर्जित होगा, बड़ी मात्रा में इसका हम उत्पादन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि इससे मौसम भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, मौसम से स्वतंत्र है, बेस लोड पावर है, लो कार्बन है, और इसीलिए न्यूक्लियर को रिन्यूएबल का कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हम कैपेबल हैं? स्वाभाविक रूप से तो कैपेबल हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये सारी कोशिश हो रही है कि उस कैपेबिलिटी को और बेहतर ढंग से हम बना सके मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रश्न को जो आपके लिए बनाया गया है, जिस पर आप एक बढ़िया सी प्रैक्टिस करेंगे। परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों भारत के ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर रही है। क्रिटिकल पिलर ऑफ इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट आप सबको रटा हुआ है। जब हम फाजिल फ्यूल्स वाली एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं, उसी को कहते हैं एनर्जी ट्रांसमिशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन। डिस्कस द रोल ऑफ न्यूक्लियर पावर इन मीटिंग इंडियाज डेवलपमेंटल एंड डीकार्बोनाइजेशन ऑब्जेक्ट, दोनों मैंने आपको समझा दिया। इन द लाइट ऑफ रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव यानी शांति बिल। मजा आ गया इस प्रश्न को देख करके? इसका आंसर भी अभी आपको मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी ताकत मैं IQIP के द्वारा आप लोगों को प्रतिदिन दे रहा हूं कि जो कुछ भी दुनिया में चर्चा में प्रश्न भी लो, उसका उत्तर भी लो, और ये भी कहता हूं कि 3 से 4 पॉइंट ही आपको याद रहेगा। तो फिर महाभारत लड़ने की आवश्यकता क्यों? ऑप्शनल उड़ाओ, ठीक है, प्रीलिम्स निकालो, सिलेक्शन लो। एथिक्स ऐसे पर अलग से आपको फोकस करना पड़ेगा। पॉइंट इज क्लियर बच्चों। अब आता है अगला टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि विभिन्न राज्यों, बच्चों समझ में, एक बार कमेंट करिए, सबका नाम पढ़ूं। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया, यानी इसको हल्के में नहीं। बोलिए बोलिए भाई, समझ में आया? कमेंट करिए फटाफट फटाफट। हम्म, ठीक है बेटा, सॉरी, कुछ सभी को कमेंट बेटा सब क्या करो, क्योंकि आप सबका मुझे नाम इसके बाहर नहीं याद आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है SIR वाला मुद्दा है बच्चों, और केवल इसको मैंने इसलिए आपको दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन आता है तो आपको याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि SIR करते समय आप हर एक राज्य की ग्राउंड रियलिटी को जरूर देखें, यानी वहां का पूरा जो सिस्टम है उसको जरूर देखें, वहां की परिस्थितियों को देखें, उसके बाद आप करें। जैसे मान लीजिए अभी यूपी में इलेक्शन 27 में है, तो आपाधापी करने की क्या जरूरत है? क्यों बहुत ज्यादा फोर्स लगा करके इसको किया जा रहा है? ये सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको इसको यूज करना है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो भूमिका है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, जिस पर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ चुका है।
वो पीडीएफ में एक मिनट अपलोड करूं जिससे वो सारे क्वेश्चन भी दिखते जाएं, तो और थोड़ा सा आपको मजा आएगा जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है। एक बार ये पीडीएफ पे सारे क्वेश्चन आपके सामने रख दूं जिससे और बढ़िया से तीनों टॉपिक आपके सामने। पहला टॉपिक हो गया, मैंने डिस्कस कर दिया है, सिलेबस वगैरह का भी जिक्र कर दिया है। अब उसी का यहां पर आप देख सकते हैं, जहां जहां जाएगा वो भी लिख दिया गया है। सोसाइटी, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यू, सोशल जस्टिस यानी शिक्षा और मानव संसाधन, जीएस पे 3 इकोनॉमी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ऑब्वियस है पर्यावरण को बचाएगा भी, डिकार्बोनाइज करेगा, वो भी बता दिया। गवर्नेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी जिक्र हो गया, इससे वगैरह का बहुत सारा जिक्र है यही है। आप देख सकते हैं 2023 में आपसे जीएस पेपर 1 में पूछा गया है कि व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी हमने जीडीपी तो बढ़ाई लेकिन उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट यानी लोगों की इनकम, एजुकेशन, हेल्थ पर हम अच्छा नहीं कर पाए। तो क्यों? तो इसलिए क्योंकि हमने प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को फोकस नहीं किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। क्लियर है? यानी हमने जो गरीबी है, जो निर्धनता है, जो भूख है, उसको केवल फोकस किया इस लिहाज से कि लोगों का पेट भर जाए। यानी हमने मानव विकास के लिए जो नीतियां होती हैं उसको बेहतर नहीं बनाई। तो यह टॉपिक सीधा सीधा, तो मानव विकास के लिए हमें बेहतर नीति क्या, यानी वही 6HR, उसमें एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ाना होगा लोगों का, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को तोड़ने के लिए। तो एक पॉइंट मैंने जो सिखाया यहां आ जाएगा। फिर देखो 2019 में भी जीएस पेपर 2 में यही प्रश्न आ रहा है कि भैया जीडीपी बढ़ रही है बट ह्यूमन डेवलपमेंट पिछड़ रहा है, देख सकते हैं। और फिर कह रहा है कि ये कैसे आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन बताइए। तो रीजन वही कि हम प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को तोड़ नहीं रहे, हम केवल भूख का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो भूखे लोग प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन का शिकार हैं उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यही कह रहा है। यही वो मुद्दा है जिसके कारण से आज हम, ठीक है। फिर इसके बाद 2018 में जीएस पेपर 3 में पूछा आपसे कि इंडिया की एनर्जी नीड बढ़ रही है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का क्या रोल होगा, जरा देख लीजिए क्या ये 100% इस आज के टॉपिक के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, या इस बिल के साथ, शांति बिल, जिस पर मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं जब इसका जिक्र आया था। यानी न्यूक्लियर एनर्जी पर सीधा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, फिर वही न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम क्या ग्रोथ कर रहे हैं, ये साइंस में पूछ लिया। इनोवेशन, ये इनोवेशन है शांति बिल, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को पहली बार सुनिश्चित करने जा रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, जिससे जीडीपी भी बढ़ेगी, सोशल वेलफेयर भी होगा, यानी लोगों तक ऊर्जा पहुंचेगी ना, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा तो हेल्थ एजुकेशन का पैरामीटर भी मजबूत होगा। सोशल वेलफेयर में यही सारे पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक यहां पर बच्चों विस्तार से आपको दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं संदर्भ और मुख्य तक, ऊर्जा खपत और मानव विकास का सैद्धांतिक आधार, जो जो मैंने बताया, आदिम समाज शिकार, सब कुछ बेटा वैसे ही। भारत को व्यापक ऊर्जा विस्तार की आवश्यकता क्यों, एसडीआई, एसडीआई वही 3 चीजें। उच्च एसडीआई तो आपको ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, करंट साइंस का मैंने जिक्र किया, भारत की अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता, सारी चीजें यहां दी गई हैं जो मैंने आपको डिटेल में कराई हैं। फिर उसके बाद वही मॉडल क्वेश्चन, उसका आंसर भी रेडी हो गया आपको बस, और फिर प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियस है जो टर्म आए हैं, जैसे ये सारी चीजें आपसे यूपीएससी पूछता ही पूछता है, तो 3 क्वेश्चन भी यहाँ रेडी हो गए हैं जिनके आप प्रैक्टिस कर लेंगे।
अब अगला टॉपिक आपके सामने वही, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि विभिन्न राज्यों की जमीनी हकीकत पर, और ये कहा गया है सिंपैथेटिक व्यू अपनाएं। क्लियर है, क्या अपनाएं? सिंपैथेटिक व्यू। सिंपैथेटिक यानी सहानुभूति रखिए भाई, आप केवल नियम कानून की निगाह से इसको मत देखिए, सिंपल सी बात है। यानी सबकी परिस्थितियां देखिए, सिंपैथेटिक। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि अगर किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हट जाए तो वो व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चों केवल एक वोट नहीं खोता, वह लोकतंत्र में अपनी आवाज खो देता है। खो देता है कि नहीं खो देता है? और यही प्रश्न ये देख सकते हैं ढेर सारी जनहित याचिकाओं के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के सामने था। ठीक है, क्लियर है? याचिका तो याचिका और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी कोई प्रश्न आए जनहित याचिका, तो उसमें भी ये सारे एग्जाम्पल आपको देने में काम आएंगे। यानी यही प्रश्न आज सुप्रीम कोर्ट के सामने था। और क्या प्रश्न था? पहला, कि क्या जो डेमोक्रेसी है या जो लोकतंत्र है वो केवल रूल्स एंड प्रोसीजर से चलेगा, यानी नियम और प्रक्रिया से चलेगा, या फिर नागरिकों की जो रियल सिचुएशन है, वास्तविक परिस्थितियां हैं, उसको देखकर चलेगा? ये दो प्रश्न है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे आप एथिक्स भी पढ़ते हैं, हालांकि एथिक्स को अभी यहां मत कनेक्ट करिएगा, हम पढ़ते हैं ना एथिकल डायलेमा, नैतिक दुविधा। यानी ये चीज भी अच्छी है, ये चीज भी अच्छी है, दुविधा आप किसको चूज करें? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही प्रश्न था कि क्या लोकतंत्र केवल नियमों और प्रक्रियाओं से चलेगा, जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चला रहा है, या फिर नागरिकों की वास्तविक परिस्थितियों को देखकर? इसी संदर्भ में ये जो न्यूज है, वाई इन न्यूज, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि भैया, जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर आप कर रहे हैं, उस दौरान आप राज्यों की ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखें और सिंपैथेटिक व्यू अपनाएं। यानी परिस्थितियों को ध्यान रख करके निर्णय दें, राज्यों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ के निर्णय दें, केवल नियम और प्रक्रियाओं को ही आगे ना रखें। सिंपैथेटिक व्यू का मतलब यही हो गया। एसआईआर आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं कि फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए इसमें घर घर जाकर के वोटर का सत्यापन हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है, फर्जी हैं या मृत हो चुके हैं तो जो मृत हो चुके उनका नाम हटाया जा रहा है, फर्जी उनका नाम हटाया जा रहा है, योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। लेकिन बहुत सारी समस्या है, क्योंकि देश बड़ा है, करोड़ों प्रवासी मजदूर हैं, शहरी गरीब हैं, महिलाएं हैं, इलिटरेट सिटीजन्स हैं, अशिक्षित नागरिक हैं, दूर दराज के इलाकों के लोग हैं। अब एक जो 2-3 पीढ़ियों से बिहार छोड़ के दिल्ली आ गया हो, तो क्या उसके पास अस्थाई पता होगा? जमीन उमीन कुछ होती नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट होंगे, प्रशासन तक पहुंच होगी? तीनों उत्तर होगा नो। तो ऐसे में अगर एसआईआर को बहुत कठोर और या मशीनी तरीके से, यानी नियम और प्रक्रिया के द्वारा लागू किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नंबर 1, नियम तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो योग्य मतदाता बेचारा बाहर हो सकता है। वो ये नहीं कह रहा कि बाहर हो जाएगा, बाहर हो सकता है, और इससे पैदा होगी इनइक्वालिटी, असमानता। याद रखिएगा। अब स्वाभाविक है, यहां से यूपीएससी जन्म ले लेता है। इतना मुद्दा आपको समझ में आ गया। अब यूपीएससी जन्म लेता है जीएस पेपर 2 पॉलिटी, यानी न्यायपालिका की संरचना और कार्य, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी और उसका वर्क। मेरे प्यारे बच्चों, ये आके आपके साथ चिपक जाता है। तो रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी, इस पर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा है? सरकारी नीतियां हैं, इलेक्शन कमीशन की नीतियां। तो ये प्रश्न आप देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोएक्टिव भूमिका डेमोक्रेसी में दिखाई दी, वो केशवानंद भारती केस में जब 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया, वो लाइनें लिख रहा है। द जुडिशरी हैज प्लेड अ हाईली प्रोएक्टिव रोल, अगला खेती आगे आगे वाला, इन इंश्योरिंग दैट इंडिया डेवलप्ड इनटू अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, कि भारत एक थ्राइविंग यानी एक अच्छे, एक उन्नतशील लोकतंत्र के रूप में डेवलप करे, प्रोएक्टिव भूमिका निभाई। In light of this statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideal of democracy.
तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, यानी जब याचिका आती है, सुप्रीम कोर्ट के पास हजारों याचिका होती है, लेकिन वह उन महत्वपूर्ण विषयों को चुनता है जो लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, और जो उसने एसआईआर की याचिकाओं को सबसे पहले लिया, सुना, यही दिखाता है लोकतंत्र में उसकी प्रोएक्टिव भूमिका को। आप इस प्रश्न में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, फटाफट बताइए भाई। ठीक है, तो यही है सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस मैंने लिया, वो यही इसी प्रकार के प्रश्नों को टैकल करने में आपको मदद करेगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि एसआईआर पर रोक लगा दी जाए, नहीं, वो एसआईआर पर रोक नहीं लगा रहा है। उसने, ध्यान रखिएगा, कभी अपने आंसर में ये मत लिखिएगा कि उसने चुनाव आयोग को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया। कोई टाइम लिमिट, समय सीमा भी तय नहीं की। उसने केवल एक शब्द बोला, जो आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि जमीनी हकीकत देखिए और सिंपैथेटिक व्यू, ये शब्द उसने कहा। अब यही सिंपैथेटिक व्यू भैया ये आ सकता है फ्यूचर में, अभी एक क्वेश्चन भी मैंने बनाया। तो सिंपैथेटिक व्यू क्या होता है? हाल में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के संदर्भ में यह आया है, चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, कुछ भी। तो सिंपैथेटिक व्यू का यह मतलब नहीं है कि आप रूल को ब्रेक कर दो, आप प्रोसेस को ब्रेक कर दो, नहीं, नियम तोड़ दो, लापरवाही करो, सिंपैथेटिक व्यू का यह मतलब नहीं। तो आप कहेंगे सर क्या मतलब है? सिंपैथेटिक व्यू यानी कोई भी रूल हो वह, मेरे प्यारे बच्चों, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से लागू हो। सिंपैथेटिक व्यू का मतलब नियमों को मानवीय दृष्टि से लागू कीजिए, स्थानीय परिस्थितियों को देखिए, यानी देश काल एवं परिस्थिति के हिसाब से नियमों को मानवीय दृष्टि से लागू करना, यही सिंपैथेटिक व्यू है। और यह देखना कि कहीं कोई योग्य नागरिक लोकतंत्र से बाहर तो नहीं हो रहा, योग्य नागरिक लोकतंत्र से बाहर तो नहीं हो रहा। अब यहीं से जीएस पेपर 2 का एक क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का फिर से जिंदा हो जाता है, इसी यूनिट से। और जीएस पेपर 4 का एक क्वेश्चन जिंदा हो जाता है, जो यूपीएससी ने पूछा हुआ यूनिट 1 डायमेंशन ऑफ इथिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पूछा है कि नहीं, संवैधानिक नैतिकता क्या, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे डिसीजंस के द्वारा कैसे संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण किया है। तो क्या आप कहेंगे कि नहीं, यही न्यूज उठा करके कि एसआईआर पर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंपैथेटिक व्यूज का भाव अपनाने को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सलाह दी है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स का एक उदाहरण है। मजा आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भैया, ठीक है। अब इसके बाद आता है, कौन करा इमोशनल इंटेलिजेंस, पूजा शर्मा। इसीलिए नंबर नहीं आता, बाद में आप लोग कहते सर हमने बहुत अच्छा आंसर लिखा था, हमारा क्यों नहीं आया? तो आपने बहुत अच्छा लिखा था गुरु, लेकिन गलत लिख दिया था। तो आपकी निगाह में तो इमोशनल इंटेलिजेंस एकदम इससे कनेक्ट हो रहा, और आपने एकदम हिला के रख दिया। नहीं, दिस इज द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स। इमोशनल यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या, कि अपने इमोशन को अच्छे तरीके से मैनेज करो। इमोशन कौन, गुस्सा आ रहा है उसको मैनेज करो, किसी से हेटेड, घृणा का भाव रहा उसको मैनेज करो, ठीक है ना? तो ये यानी जितने आपके इमोशन होते हैं उनको मैनेज करो। ग्रीड आ रहा है, मैनेज करो, नहीं तो फंस जाओगे करप्शन के केस में। वो अलग चीज है, यहां कहां पर क्रोध, हिंसा, ग्रीड, इन सब की बात आ रही है, ठीक है ना? नहीं, इमोशन मतलब भावनाओं को मैनेज करना, ये भावनाओं को नहीं, ठीक है। अब इसके बाद डेमोक्रेसी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे यहां पर आपके जन्म ले लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे कि वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, यूपीएससी ने पूछा भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है। तो क्या इस डिसीजन से आप बता नहीं सकते हैं कि बहुत ही सकारात्मक है भारत का डिसीजन, जहां संस्थाएं एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर रही है? इससे खूबसूरत लोकतंत्र कहां हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट यहां क्या सुनिश्चित करना चाहता है, जिसको मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी दिशा में है? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 326 कहता है कि हर एडल्ट
जो इंडियन है उसको वोट का अधिकार, हर वयस्क नागरिक को, जो देश का है, सिटीजन है, माफी चाहूंगा, इंडियन के बजाय सिटीजन बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा और वो सही भी होगा। हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ अधिकार देने से चलता है क्या? आप कहेंगे नहीं चलता। तो किससे चलता है? अरे भैया, वो अधिकार व्यवहार में हमें मिले भी तो। सुप्रीम कोर्ट अपने इस सिंपैथेटिक व्यू वाली अप्रोच, ग्राउंड रियलिटी वाली अप्रोच जो वो कहता है, उसके द्वारा वह यही सुनिश्चित करना चाहता है कि लोकतंत्र व्यवहार में भी दिखे। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जनता के, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन। तो आई होप आप समझ गए। अब यहां पर एक और शब्द आया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का यह रवैया क्या जुडिशियल एक्टिविज्म है? नहीं है। ध्यान से समझिएगा। भले प्रश्न में वो शब्द है, लेकिन यहां पर इसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म से नहीं लेंगे। यानी खुद जाकर के वो मामले को पकड़ नहीं रहा, कुछ याचिकाएं आई उन पर वो वरीयता देकर के सुनवाई कर रहा है। यह क्या जुडिशियल ओवररीच है? नहीं। यानी जब जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जुडिशियल ओवररीच कहते हैं उसी को। बस इतना ही दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है, बाकी दोनों एक ही चीज है। जुडिशियल ओवररीच में यही है कि जब जुडिशियल एक्टिविज्म एक तय सीमा से ज्यादा हो जाए तो उसे हम जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। यानी कि वो पार्लियामेंट और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के कार्यों को जब अति महत्वपूर्ण विषयों, जहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म करना आवश्यक है, उससे आगे निकल करके करने लगे, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसे हम जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। तो ये दोनों नहीं है। तो ये क्या है आप कहेंगे? यानी यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ये मेरे प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस है। मजा आया ये शब्द सुन करके? यानी संस्थाओं की ऑटोनॉमी का सम्मान भी है, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा भी है, दोनों चीजें। इसीलिए मैंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस कहा। और जहां पर ये दोनों चीजें होती हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस होता है, वहीं पर संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एसआईआर के इस डिसीजन के द्वारा इस बात को स्थापित भी कर दिया, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आ गया? तो अंततः कंक्लूजन वाली लाइन, पूरा डिटेल कंटेंट है यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाती है कि लोकतंत्र नियमों से नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास और सहभागिता से जीवित रहता है। और जब संस्थाएं इस प्रकार का संतुलन साध लेती हैं, तभी लोकतंत्र वास्तव में संवैधानिक लोकतंत्र बनता है और वहीं से संवैधानिक लोकतंत्र आगे बढ़ता है। मजा आ गया बच्चे? एसआईआर पर बहुत लेक्चर हो चुका है बिहार इलेक्शन में, बहुत ज्यादा, तो बताने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल और आपके सामने यह प्रश्न आता है। ठीक है, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी द सुप्रीम कोर्ट प्लेज अ रोल नॉट ओनली इन प्रोटेक्टिंग राइट बट आल्सो इन maintaining institutional balance in the light of the Supreme Court recent observation asking the election commission to take a ये वाला sympathetic view while conducting the SIR of electoral rolls। critically शब्द पकड़िएगा, the role of Supreme Court in strengthening Indian democracy। अब भैया कहां नहीं आएगा, बिहार यूपी पीसीएस में सीधा ए से पूछता है, लोकतंत्र पर सीधा ए से पूछता है। तो उठाइए इसको, चेपिए, जो भी यूपी पीसीएस का मेंस लिख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। मजा आया बच्चों? अब समझ में आया सभी बच्चों को? बोलो भाई। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक आपके सामने है जिस पर मैंने, ठीक है, आप लोगों से बातचीत भी की है। वो टॉपिक है, ठीक है, भारत ने ओमान के साथ सीपा किया है। आपके सामने वो टॉपिक है। और पश्चिम एशिया की हमारी व्यापार रणनीति भी इससे मजबूत हो रही है।
तो न्यूज यही कि भारत और ओमान ने 18 दिसंबर 2025 को एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत के लिए ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट और लेबर मोबिलिटी यानी भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार अवसरों के द्वार खोलता है। इस टॉपिक को मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसा एंगल दूं जो आपको कभी भूलने ना दे। बाकी ये सब तो मैं समझाऊंगा। यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा था ना, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, यानी भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, ऐसा यूपीएससी ने पूछा था भाई। अब आपसे पूछना चाहता हूं इस टॉपिक के साथ ये जो सीपा हमने किया है कैसे जुड़ रहा है, यानी जो निबंध मैंने जिक्र किया सीपा उसके साथ कैसे जुड़ रहा है। सीपा भी बताऊंगा बच्चों डिटेल में। सीपा में जो हमने एक एग्रीमेंट किया मैंने आपको बताया था मोड 4। अभी मोड 4 क्या होता है, ठीक है ना, मोड 4 यानी ये जो लेबर मोबिलिटी वाला जो हमने किया है मोड 4, यही भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे के साथ कनेक्ट हो रहा है। यानी हमारे देश के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स का, दोनों देशों के ऑब्वियस हमारे पास अधिक हैं तो हम अपनी बात कर रहे हैं, इनका मूवमेंट इंडिया से ओमान, यानी अब हम एक्सपोर्ट करेंगे नंबर 1 किसका, स्किल्स का, हम एक्सपोर्ट करेंगे नॉलेज का, हम एक्सपोर्ट करेंगे इंटेलेक्ट का। करेंगे कि नहीं करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार को एजुकेशन में करना चाहिए, हेल्थ में करना चाहिए। झोंक दो सारा पैसा, आपको संसाधन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही फट फट के आपके लिए कितना कमा के रख देंगे। आज जितनी भी बड़ी एमएनसीज हैं सबका सीईओ हेड सबसे ज्यादा वहां काम करने वाले लोग इंडियंस ही हैं। कहीं पर भी आप देख लिए जितनी बड़ी कंपनियां, चाहे एआई हो, कोई भी एआई कंपनी, क्योंकि भारतीय लोगों में सीखने समझने की क्षमता, एक तो अच्छे इंसान होते हैं भारतीय, सबसे प्यारे, टू बी ऑनेस्ट, सज्जन, और कभी कभी इनकी सज्जनता दुर्जन लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, जैसे मेडुअल एरा में उठाया गया, अंग्रेजों ने उठाया। पता नहीं चलता कि यार ये लोग नुकसान पहुंचा जाएंगे, लेकिन नुकसान पहुंचा गए। लेकिन मेडुअल एरा वाले, मैं हमेशा मॉडर्न एरा वालों से यह कंपेयर करता हूं, वारी वो कोई पैसा ले नहीं गए। ठीक है, मुगल काल पे आप टिप्पणी कर सकते हैं, हर एक शासक की आलोचना की जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं, करिए, अच्छी बात है। सबका हक इतिहास समय समय पर लिखा जाता है, बदला जाता है, शासन सत्ता अपने हिसाब से इतिहास का संचालन कर दिया, अच्छी बात है, करिए। बट जो मेडुअल वाले हैं, कितनी भी आलोचना उनकी आप करिए, गजनबी को छोड़ा जाए, लुटेरा था वो, इसीलिए उसको लुटेरा कहा जाता है। और भारत में जितने और आए, गोरी से लेकर के ऐबक से लेकर के जितने, पता नहीं आप सब नई पीढ़ी इस चीज को किस रूप में देखते हैं, लेकिन वो यार यहां से गए नहीं कहीं। ताजमहल उन्होंने बनाया, बहुत पैसा खर्चा कर दिया, मान सकते हैं, बहुत पैसा खर्चा कर दिया, नुकसान कर दिया। उस समय का शासन स्वाभाविक है, ऐसे ही चलता था। बट वो कहीं गए नहीं। बाबर से लेकर के अंतिम बहादुर शाह जफर तक रहे तो यार वो इंडिया में ही। अब ठीक है, उनकी कमियां अच्छाइयां आप निकालिए, और निकालना चाहिए, उसमें मेरा कोई किसी के प्रति कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन आप चिंतन कीजिए, क्या वो बाहर गए? क्या किसी जॉन सुल्लिवन ने यह स्टेटमेंट दिया, जो आपके एनसीईआरटी में 12th क्लास मॉडर्न इंडिया के एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, तो क्या किसी जॉन सुल्लिवन ने यह स्टेटमेंट दिया कि हमारा जो सिस्टम है, यानी अंग्रेजों का जो शासन है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में, उसके बाद फिर वहां के पार्लियामेंट के सीधे रूल में आफ्टर 1857 रिवोल्ट, हमारा सिस्टम इस प्रकार से काम करता है। स्पंज होता है ना, जो पानी गिरा हो तो उसके ऊपर डाल दो तो सारा पानी सोख लेता है, तो हमारा सिस्टम उस स्पंज की तरह काम करता है। गंगा में जो कुछ भी अच्छा है उसको लेता है और फिर टेम्स पे लाके निचोड़ देता है, यानी हम यहां से धन कमा के अब ब्रिटेन में ला रहे हैं। और 1760s के डिकेड से जो वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, उसकी जननी भारत ही थी। रॉ मटेरियल भी हम दे रहे थे, उनके माल को खरीदने का हम एक बाजार भी बन रहे थे।
यानी हर प्रकार से धन का दोहन। उनके लोग काम इंडिया में कर रहे थे, उनके लिए सैलरी भारत के फंड से जाती थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत कितना सत्य, क्या उस पर कोई प्रश्न उठा सकता है? महादेव गोविंदन रानाडे, उन्होंने भी अपने एक एसएमएस का जिक्र किया। आरसी दत्त, बहुत सारे लोग फिर उसके बाद सामने आए। रजनी पामदत्त, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन दूसरा पहलू भी आपको सोचना चाहिए कि वो यहां से गए नहीं। ठीक है, वो निरंकुश शासक थे, उन्होंने धर्म की बात की, समय समय पर जिहाद की भी बात की। औरंगजेब जब भी देखता था कि जीतने की स्थिति में नहीं हो तो वो जिहाद का नारा देता था। अकबर ने भी जिहाद की बात कही शुरुआत में, लेकिन बाद में फिर वो अपनी रणनीति से बदला, चूंकि उसके सारे सहायक हिंदू हो गए। तो ऐसा नहीं कि धर्म का सहारा नहीं लिया गया, धर्म का सहारा लिया गया, लेकिन तब कोई संविधान था नहीं, शक्ति ही शासन का आधार थी। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस विषय पर आप लोग सोचिए और कमेंट करिए मुझे कि, और मुझसे इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए कि मुगल या सल्तनत वो यही हो गए, मतलब इंडिया को अपना मुल्क बना लिया। कितने प्यारे लोग इंडियंस, कितनी प्यारी धरती इंडिया की। आप सोचिए कि बाहर वाले आके कह रहे हैं भाई हम यहीं रहेंगे, बड़े अच्छे लोग हैं यहां पे। सोचिए आप, इसकी बात मैं कर रहा था। तो सीपा का जो मोड 4 लेबर मोबिलिटी से संबंधित प्रावधान है, और हमने लेबर मोबिलिटी पर जो सीपा के तहत ओमान के साथ समझौता किया है, जिसमें हम इंजीनियर्स, डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल्स का मूवमेंट करेंगे, यानी एक्सपोर्ट ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। तो आप ऐसे लिखेंगे, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, कि आज के सीपा जैसे समझौते या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि भविष्य की शक्ति भूमि, लैंड या संसाधन, रॉ मटेरियल्स में नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन और स्किल, कौशल की वैश्विक गतिशीलता में निहित है। कि उनको हम विश्व में कहां कहां भेजते हैं, जिससे वो वहां से हमें दें, क्या दें, रेमिटेंस दें। तो हमारे लोग बाहर जाएंगे, समस्त विश्व पर हमारा कब्जा होगा, हमारे लोगों का कब्जा होगा। यह भारत सरकार, कोई एक ऐसा नेता आना चाहिए यार इस देश में, जो अब ये सोचे कि यार भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, तो हमें अपने लोगों को पूरे विश्व में भेज देना है कि एआई का मालिक कोई और हो, लेकिन चला उसको कोई सुंदर पिचाई रहा हो कि गुरु देश को नुकसान पहुंचाओगे, ठीक है तुम्हारे लिए काम करेंगे, लेकिन हम तुमको तैयार करेंगे कि हमारे देश को और बेहतर करो, हमारे देश को नुकसान ना पहुंचाओ। यानी आपकी पॉलिसी को हम बदलेंगे। प्रेशर ग्रुप यही तो होता है। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा। एक और ऐसे आया था, शायद 2024 में था, कब था, जो कानूनी है वह हमेशा न्याय संगत नहीं होता। नॉट ऑल दैट इज लीगल इज जस्ट। तो सीपा के माध्यम से हम कानूनी ढंग से जो इंडिया से ओमान जाएंगे उनको संरक्षण दे रहे हैं, और कह सकते हैं कि जो कानूनी है वह न्याय संगत होता है। कर सकते हैं बेटा, ठीक है। कल को एक निबंध आ जाए कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक नहीं, मानवीय एकीकरण है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ग्लोबलाइजेशन ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, ह्यूमन इंटीग्रेशन है। बोलिए, तो क्या लिखेंगे? अब तो लिख पाएंगे ना। कैसे कि सीपा केवल टैरिफ कम नहीं करता, दोनों देश अपने वस्तुओं पर केवल कर कम नहीं कर रहे हैं, टैरिफ कम नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? लेबर मोबिलिटी, यानी यह लोगों, सेवाओं और कौशल को जोड़ रहे हैं। जो मोड 4 हमने समझौता किया है सीपा के अंतर्गत,
या ह्यूमन ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण है। लिख लीजिएगा, ये पहली बार आप सब सुन रहे हैं, ह्यूमन ग्लोबलाइजेशन, मानव भूमंडलीकरण। अब यही सब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मानव भूमंडलीकरण यानी इंडिया ओमान का जो सीपा है, यह दर्शाता है कि आधुनिक वैश्वीकरण, मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन अब गुड्स से, वस्तुओं से अधिक मनुष्यों को जोड़ने की प्रक्रिया बन चुका है, जिसका उदाहरण मोड 4 के द्वारा किया गया हमारा यह समझौता है। यही चीज जीएस पेपर 2 में आपसे पूछे कि भारत की विदेश नीति अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट से अधिक संचालित हो रही है, डिस्कस कीजिए। पूछ सकता है कि जीएस पेपर 2 में, यानी भारत की विदेश नीति अब आर्थिक हितों से संचालित हो रही है। सीपा देख लीजिए आप। सीपा क्या है? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, जहां पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और लेबर पर बातचीत हो रही है। और हम गल्फ कंट्रीज के साथ एक स्ट्रक्चर्ड इंगेजमेंट अपनी बना रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। तो सीपा इसका परफेक्ट कंटेम्परेरी एग्जाम्पल है कि भारत की विदेश नीति अब आर्थिक हितों के अनुरूप संचालित हो रही है। मजा आ गया। फिर एक प्रश्न ऐसा भी कि भारत ने पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने रिलेशंस को, अपने इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस किया, संतुलित किया। तो सीपा हो गया ओमान के साथ, और सीपा हो गया 2022 में यूएई के साथ। यानी हम स्ट्रेटेजिकली न्यूट्रल हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, बट उसके साथ हम आर्थिक साझेदारी को भी बढ़ावा देते रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सारी बातें क्लियर? एक बार कमेंट कीजिए भाई, सभी बच्चे। एक ही दो बच्चों के कमेंट एकदम धुआंधार आते रहते हैं। सभी लोग कमेंट किया करो यार, तब आता है मजा। सच्ची बता रहा हूं, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। बोलो, चीजें क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए बस पीडीएफ उठा लेता हूं, जिससे तुरंत उसको समापन की तरफ ले जाया जाए। क्वेश्चन की डिमांड बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। जब तक वो नहीं पकड़ेंगे, चीजें हाथ में आएंगी नहीं। अच्छा, टॉपिक आपके सामने, भारत ओमान के साथ ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एंड सो ऑन व्हाई इन न्यूज। ये सब आपको पता है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है जीएस पेपर 2। ऑब्वियस है, भारत ओमान बायलैटरल रिलेशन, उसकी इंपॉर्टेंस मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद सीपा एंड सो ऑन, तो यहां पर भी आ गया। इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार का सृजन होगा, यहां के साथ भी कनेक्ट हो गया। फिर सीपा क्या है? इकोनॉमी, हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, तो उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये सिलेबस कनेक्ट हो गया है कि नहीं? गवर्नमेंट पॉलिसी ऑब्वियस हमेशा कनेक्ट रहती, सरकार की नीति है। ठीक है, फिर जो भी, जैसे 2025 में आपसे प्रश्न पूछा कि भाई अब जो फ्री ट्रेड वाली बात है, उससे लोग पीछे जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सीपा के द्वारा हम फ्री ट्रेड में आ रहे हैं। तो जो चीजें चर्चा में रहती, उस समय सब लोग प्रोटेक्शनिज्म पर थे। तो आप, ऐसा प्रश्न है, अब की बार हम लोग 2026 में इस प्रकार का प्रश्न देखेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो याद रखें, दो शब्द यहां पर थे, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। अगर आपने इसको देखा हो, मैं एक बार समझा देता हूं, फिर आते हैं पूरे टॉपिक पे। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट और लेबर मोबिलिटी, दो शब्द आपने यहां पर पढ़े हैं। ठीक है, और यूपीएससी इसी प्रकार के प्रश्नों से, मतलब टर्म से प्रश्न बना लेता है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए। हो सकता है कि ओमान ना पूछे, यही पूछ ले, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है। हाल में न्यूज़पेपर्स में यह चर्चा में रहा शब्द लेबर मोबिलिटी, दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
सबसे पहले यहां पर मैं आपको समझा दूं सीपा क्या है, तो फिर और अच्छे से हम समझ पाएंगे। लेकिन सीपा तक समझ पहुंचने के लिए बिफोर एंड आफ्टर, जैसे आप देखे ना, पहले कैसे थे, 10 किलो वजन ज्यादा था, अब 10 किलो वजन कम हो गया। पहले आप समझिए कि देश आपस में ट्रेड कैसे करते हैं, उसीलिए मैंने बिफोर लिखा है। तो पहले क्या होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम कुछ भेज रहे हैं, कुछ मंगा रहे हैं अपनी अपनी आवश्यकताओं की, और हमारे इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ लगता था, यानी एक प्रकार का ये इसे कर मान लीजिए, जो दो देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान पर लिया जाता है, जिसे हम प्रशुल्क कहते हैं, वह ज्यादा होता था। तो ऐसे में जो और इसके साथ साथ, ये तो वस्तुओं पर हो गया, इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, भाई जैसे डॉक्टर, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब, तो प्रोफेशनल्स के लिए मूवमेंट थोड़ा मुश्किल होता था। अब क्या है सीपा। सीपा एक ऐसा एंगेजमेंट है जिसमें दो देश जैसे इंडिया और ओमान आपस में मिलकर के तय करते हैं कि हम आपस में सामान सस्ता करेंगे, सर्विस सेक्टर को एक दूसरे के लिए खोलेंगे, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेंगे, और लोगों को काम करने आने जाने देंगे, बहुत सरलता के साथ, याद रखेगा। और इसीलिए बच्चों कभी भी प्रश्न पूछे कि कौन बड़ा होता है, इसीलिए एफटीए से सीपा बड़ा होता है। तो पहली चीज तो ये हो गई सीपा, सब बच्चे समझ पाए सीपा क्या, और यहां डिटेल में लिखा भी हुआ, अगर आप यहां पढ़ेंगे तो ये पूरा लिखा भी हुआ है सीपा वगैरह के बारे में इन डिटेल में। ओमान क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो सारी चीजें हो ही गई, ठीक है ना। सीपा के जो प्रावधान, आप इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में भी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, सीपा समझ में आया, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें हमने मिल करके तय कर लिया कि भाई हम वस्तुओं सेवाओं को अपने दो देशों के बीच में उसका आदान प्रदान कम टैरिफ में या कुछ का शून्य टैरिफ में, लोगों यानी प्रोफेशनल्स का आना जाना इजी कर देंगे, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अब दूसरा शब्द था ड्यूटी फ्री, दूसरा शब्द था ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री ऑब्वियस है, समझौता किया। अब इसको कैसे समझिए, अब अमेरिका ने हमारे कपड़े के उत्पादन कपड़ा खरीदना कम किया ना, टैरिफ वगैरह लगा करके, तो भारत अलग अलग बाजार ढूंढ रहा है, ये उसका भी उदाहरण है। मान लीजिए भारत से कपड़ा, क्लॉथ, ओमान जा रहा है। अब यहां से गया तो ओमान ने अपने बॉर्डर पर 10% टैरिफ लगा दिया। अब जब सीपा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 10% हट जाएगा और भारत का कपड़ा जीरो टैक्स पर जाएगा, इसी को कहते हैं ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। तो इंडिया ओमान सीपा में यह तय हुआ है कि भारत के 99.38%, एक दो परसेंट छोड़ दिया, नहीं लगभग लगभग 100% एक्सपोर्ट, अब हम जो भी ओमान भेजेंगे उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। और भारत ने ओमान को भी ऐसे दिया कि 94% आपका माल, यानी ओमान को भी हमने इसी प्रकार का छूट दिया। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा। और लेबर मोबिलिटी वाला मैंने आपको समझा ही दिया था, यानी जब कोई देश दूसरे देश के लोगों को अपने यहां काम करने की अनुमति देता है, उसे हम बोलते हैं लेबर मोबिलिटी। जैसे इंडियन इंजीनियर्स गल्फ कंट्रीज में जाए, इंडियन डॉक्टर्स मिडिल ईस्ट में जाए, और ये आता है मोड 4 में मेरे प्यारे बच्चों। अब मोड 4 भी आपको समझा देता हूं, बहुत इजीली समझ जाएंगे, कुछ भी नहीं। मोड 4 मेरे प्यारे बच्चों कोई रैंडम शब्द नहीं है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले आपको जानना है भैया ये पैदा कहां से हुआ, जब रैंडम नहीं है तो इसका कोई उत्पत्ति होगा, ओरिजिन होगा। जी हां, इसका उत्पत्ति है डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, यानी एक एग्रीमेंट है, गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, यानी सेवा क्षेत्र में व्यापार से संबंधित एक समझौता। तो गेट्स जो सर्विसेज में व्यापार को रेगुलेट करता है, यानी इसी गेट्स के नियम के तहत विभिन्न देशों के बीच जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, सेवा क्षेत्र में व्यापार होता है। अब तो समझ गए, एक बार सब कमेंट करिए गेट्स समझ गए।
यानी इसी के तहत सेवा में व्यापार डब्ल्यूटीओ के नेतृत्व में सुनिश्चित होता है, फेयर ट्रेड होता रहे। क्लियर हो गया? तो मोड 4, तो अब इसके लिए भी आपको जानना होगा, जो गैट्स होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों जो सर्विसेज हैं, यानी जो सेवाएं हैं, इनको 4 मोड में, मोड मतलब बेटा तरीका, 4 तरीका लिख लीजिए और बढ़िया, 4 तरीकों में डिवाइड कर देता है, जिसमें होता है भैया मोड 1, मोड 2, मोड 3 और मोड 4। सिंपल। यानी मोड 1 में ऑनलाइन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इससे जोड़ लीजिए कि इसमें सेवा जो इंटरनेट से यानी ऑनलाइन मिल रही है। मोड 2 जिसमें कस्टमर, यानी मैं एक आईटी इंजीनियर हूं, मैं ओमान जाऊं, यानी ठीक है। मोड 3 क्या होता है? कंपनी दूसरे देश में, यानी हमारी रिलायंस जाकर के, अभिव्यक्ति एस जाकर के ओमान में एक ब्रांच खोल दे। मोड 4 क्या होता है? प्रोफेशनल्स खुद काम करने जाएं। अब तो समझ में आ गया। तो गैट्स सर्विसेज को 4 तरीकों में डिवाइड करता है। 4 प्रकार के काम डब्ल्यूटीओ के गैट्स रूल के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश हैं आपस में कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन, जैसे आउटसोर्सिंग वगैरह होता है ना, जैसे बिजनेस प्रोसेस आउट, बीपीओ वगैरह हम किसी को दे सकते हैं। तो उसको अगर हम किसी देश, अमेरिका के साथ ऐसा समझौता करते हैं, तो उसे हम कहेंगे मोड 1 में हमने किया। कस्टमर दूसरे देश में जाए, जैसे मेडिकल जो चिकित्सा वगैरह के लिए हमारे देश में अफगानिस्तान और कहां के लोग आए, तो उसको हम मोड 2 कह देंगे कि हमने भाई मोड 2 के लिए भी समझौते किए हैं। मोड 3 यानी कि हमारे देश की कंपनी दूसरे देश में ब्रांच खोले, बहुत सिंपल है। और मोड 4 प्रोफेशनल्स खुद काम करने जाएं, यानी हमारे आईटी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स खुद काम करने जाएं। तो यही मोड 4 हमने किया हुआ है इनके साथ मेरे प्यारे बच्चों। यानी मोड 4 मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस, यानी इंसान खुद सर्विस देने जाए। एक इंडियन आईटी इंजीनियर ओमान की कंपनी में लिमिटेड टाइम के लिए काम करने जाए, यही मोड 4 है। अब प्रश्न उठता है कि मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? इंडिया ओमान सीपा में मोड 4 क्यों स्पेशल है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब आप न्यूज पढ़ेंगे तो आपको पूरा न्यूज में दिखेगा ये जो आप, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम ओमान हैज ऑफर्ड वाइड रेंजिंग मोड 4 कमिटमेंट, यानी ओमान ने पहली बार किसी देश के साथ इतने व्यापक स्तर पर मोड 4 सेवा व्यापार का समझौता किया है। यानी इसका मतलब पहले ओमान ऐसा नहीं करता था, अब उसने भारत को स्पेशल परमिशन दी है। यह ग्लोबल स्तर पर भारत की ताकत का भी एक प्रदर्शन है। अब आता है कि मोड 4 तो आपने सर पढ़ा दिया, लेकिन इसके तहत हमें क्या क्या मिला है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, सभी नहीं जीत जा सकते। अब मोड 4 में क्या क्या हमें मिला है वो भी आपको पता होना चाहिए। मोड 4, यानी इंडियन कंपनीज अपने स्टाफ को ओमान भेजेंगी। इसे बोलते हैं आईसीटीएस, जो आपको नोट्स में मिलेगा, इंट्रा कारपोरेट ट्रांसफर्स। पहले भी भेजती, लेकिन पहले 20% ही, यानी अपने उनके जितने भी स्टाफ हैं उसका केवल 20% भेज सकती थी। अब वो इस समझौते के तहत 50% भेज सकेंगे, यानी 50 यहां से काम करें, 50 वहां से काम करें। इसको बोलते हैं इंट्रा कारपोरेट ट्रांसफर। दूसरा में मेरे प्यारे बच्चों इसमें दिया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर्स, ठीक है। यानी अब जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर गया है, तो पहले 90 दिन तक वहां रह सकता था, अब 2 साल तक रह सकता है, यानी वो वहां लंबे समय तक काम कर सकता है, याद रखेगा। तो स्वाभाविक है, अब इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है, यही स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। तो पहला, इंडियन यूथ को जॉब्स वहां ज्यादा मिलेंगे।
जॉब्स कमाएंगे, मतलब लोग कमाएंगे तो रेमिटेंस हमें भेजेंगे, ठीक है ना। रेमिटेंस भेजेंगे तो जीडीपी, इंप्लॉयमेंट कैसे होगा वो सब बताने की जरूरत नहीं। इसके साथ जो स्किल्ड लेबर है उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा ज्यादा बढ़ेगी। संस्थाओं में स्किल्ड लेबर को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। एजुकेशन में भी सुधार होगा, लोग स्किल्ड लेबर को ज्यादा से ज्यादा तैयार करेंगे। इलीगल माइग्रेशन भी कम होगा। इसीलिए इसको मैंने कहा था, अगर आपको याद तो, ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का उदाहरण है। फिर इसके बाद इसका कुछ स्ट्रेटजी के तहत भी यहां आपको कंटेंट पढ़ने को मिलेगा कि चलो ये तो हो गया, ठीक है ना। यानी ये सब तो हो गया कि इनके साथ क्या क्या हमारा की प्रोविजन है, क्या क्या है, लेकिन ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है ओमान, वो भी यहां पर आपको विस्तार से दिया गया है। जियो पॉलिटिक्स, तो ओमान सिर्फ हमारा ट्रेड पार्टनर नहीं है, आपको पता है ये कहां स्थित है, अरेबियन सी पर स्थित है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज के पास, ठीक है। तो ये हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हरमुज से संबंधित जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको भी साधित करता है। इसके अलावा हिंद महासागर, इंडियन ओशन में भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम इस समझौते के द्वारा केवल ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ट्रेड प्लस सिक्योरिटी, इकोनॉमी प्लस फॉरेन पॉलिसी, सबको एक साथ साध रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, इंडिया ओमान सीपा दिखाता है कि आज की डिप्लोमेसी सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि लोगों के जीवन और अवसरों को भी बढ़ाती है। यही विषय यहां पर विस्तार से डिस्कस किया गया, और भविष्य के साम्राज्य, मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, वो भी मैंने आपको दिखाया, उसका क्या एडवांटेज मिलेगा। फिर उसके बाद एक प्रश्न आपके सामने, द इंडिया ओमान सीपा रिफ्लेक्ट्स इंडिया शिफ्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शनल ट्रेड टू स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, डिस्कस कीजिए। भारत ओमान सीपा भारत के लेन देन आधारित व्यापार से रणनीतिक, आर्थिक, कूटनीति की ओर बदलाव को दर्शाता है, चर्चा करें। क्लियर है, कर लेंगे अब। डिमांड, कल बोला था डिमांड 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 डिमांड। बाकी जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मेंटरशिप अब एक न्यू नॉर्मल थिंग है। आप स्वाभाविक है, टीचर के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, जैसे कम बच्चे हैं तो आप उन पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे, ज्यादा बच्चे होंगे बिल्कुल उनके साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि सब पर ध्यान नहीं दिया जा सकता उसी प्रकार से, क्योंकि क्लासेस चलती हैं वन साइज फिट्स ऑल, एक ही जूते में सबको, एक ही जूता सबको पहना दो, जबकि सबके पैर की हाइट अलग होती है, इसलिए कस्टमाइज प्लान होना चाहिए सभी के लिए। वो बड़ी क्लासेस में संभव नहीं है, इसलिए मैंने रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी के लिए कंप्लीट और स्टेट पीसीएस मेंस जिसको भी समस्या लगती है, कोई सा भी स्टेट पीसीएस जिसमें रिटन एग्जामिनेशन है, आप मेंस की पूरी मेंटरशिप मुझसे ले सकते हैं, प्री निकलने के बाद भी और सालों साल पहले भी, यानी अगर आपको 2 साल बाद भी देना है तो भी आप मेरी मेंटरशिप लेके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वो मिलती है मेरे व्हाट्सएप पर, और मेरे द्वारा उसमें टीम की एंट्री नहीं है, यानी मैं स्वयं देता, चूंकि मुझे पता जब तक टीचर, जो कोर टीचर, वो नहीं लगेगा रिजल्ट संभव नहीं। तो मेरी मेंटरशिप प्लस उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिलती हैं, तो बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा आउटकम मिलता है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि एक बार प्री निकला और उसके बाद स्टेट पीसीएस की बात करूं, बाकी यूपीएससी में तो कंप्लीट है, और फिर रुकना, फिर अगले साल फिर प्री निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप सबका स्वागत रहेगा। बाकी जो लोग भी टेस्ट सीरीज का प्लान कर रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी जरूर आप देखिए। मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज, उनसे हमारी टेस्ट सीरीज कम नहीं है, उनसे बेहतर ही होगी, क्योंकि बहुत प्लान, मैं खुद सारा प्लान बनाता हूं। बाकी करंट अफेयर्स, सॉरी, प्रीलिम्स की जिनको भी मेंटरशिप चाहिए अभी 24 मई के लिए समस्या है, वो आकर के हमारे साथ केवल प्रीलिम्स की मेंटरशिप में जुड़ सकते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, जहां से आप सारी जानकारी ले सकते हैं, और लर्निंग ऐप जरूर आप सब लोग डाउनलोड कर लें। इसके साथ जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी सीसीपी ग्रुप का हिस्सा है, आज आप लोगों को सीसेट का एक पोलर मेथड देने जा रहा हूं, लिख लीजिएगा, मजा आएगा। जो लोग भी, यानी इसको मैं वहां भी शेयर कर दूंगा, चलो सीसेट में जो बच्चे एडमिशन नहीं भी लिए हैं, लेकिन हमारे सीसेट के ग्रुप में काफी बच्चे हैं, एक मैं कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का पोलर मेथड दे रहा हूं, POLAR, पोलर मेथड ऑफ सीसेट।
देखिए मैं हर दिन कुछ ना कुछ करता रहता हूं, तो मैं आपको अभी तुरंत दूंगा, ये भी नहीं कि पोलर मेथड क्लास खत्म आपके पास कंटेंट जाएगा, जिसमें मैंने 10 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बना दिए हैं पोलर मेथड पर। एक बार इसको भी देखिए, और एजम्पशन वाला अपना चल ही रहा है, तो इस बार कॉम्प्रिहेंशन में गलती ना हो, बड़ा समय भी है, धीरे धीरे चलते 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 हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये पोलर मेथड आज मैंने आपके लिए, ऑनेस्टी अगर बताऊं तो आपके लिए नहीं बनाया, ये मैंने जेट का एग्जाम है, मेरे एक कलीग हैं, उनके सुपुत्र के लिए मैंने ये बनाया। जनवरी में शायद एग्जाम है, ये मैट का, ये जो एमबीए वगैरह के लिए तैयारी करते हैं बच्चे, तो मैं सुबह उनके लिए बना रहा था ये कंटेंट, यानी हिंदू बनाने के बाद, और मेरे पास वो पेपर है जेट का। तो कॉम्प्रिहेंशन के जब क्वेश्चन मैंने देखे तो मेरे दिमाग ठनका कि यार ये जो बना रहा हूं बंदे के लिए, ये तो अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए भी। तो सेम वही चीज आपको शेयर करने जा रहा हूं। क्लियर है? तो आप सोचो कि मैं कंटेंट किस, और एक बार आपको दिखा दूं, नहीं तो आपको ये लगेगा कि जो है ये ऐसे ही कह रहे हैं। आप देखिए कि मैं कंटेंट जो है हर एक, मतलब मैं कह रहा हूं कि इस समय तो आप मुझसे भिंडी सब्जी ये सब बनवाइए, वो भी कर दूंगा। ठीक है, कहाँ गया, ये देखिए सुबह सुबह ये कंटेंट बना है, ये देखिए, ये जेट का पेपर है, ये देखिए आप, ये पेपर ओपन करिए आप, ये है, इसमें कई कॉम्प्रिहेंशंस हैं, ठीक है ना, आगे देख सकते हैं आप, ये है कॉम्प्रिहेंशंस। फिर इन पर मैंने क्वेश्चन, पहले टॉपिक बनाया, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग मास्टर पीपीटी मैंने अपने लिए तैयार करा, जेट कैट यूपीएससी सी सेट एनी एग्जाम्स, स्लाइड 1 कॉम्प्रिहेंशन से डरना क्यों बंद करो, स्लाइड 2 गोल्डन रूल सबसे जरूरी चीज क्या होना चाहिए, स्लाइड 3 यूनिवर्सल मेथड पोलर POLR, हर पैसेज में यही 5 काम करने हैं, स्लाइड 4 P यानी पोलर में P यानी पर्पज, फिर एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना, एक एक चीज बच्चे, ठीक है, ठीक है, एक एक चीज, बहुत सारी। तो आप मेहनत करिए और देखिए सॉल्यूशन एक ही है कि आप मेहनत करिए और कोई व्यक्ति साइंटिफिकली आपको ये मेहनत कराए। सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब हम दोनों ईमानदार होंगे, खूब मेहनत करेंगे। किसी एक की मेहनत से किसी का सिलेक्शन होने वाला नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है। दोनों जब इक्वल चलेंगे, और आपको पता है सिलेक्शन के लिए सर नीचे पैर ऊपर करने की जरूरत नहीं है, शायद हम लोगों ने यही किया, इस वजह से इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन असफल रहे। 4 ही अटेम्प्ट था, अगर आज आपके दौर में होते तो 6 अटेम्प्ट होता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। खैर, और बड़ी संवेदनशील बात है, लेकिन रेग्रेट हमेशा रहता है, क्योंकि हमने अपने जीवन का 10 साल दिया और मोहब्बत करता था मैं जिस जॉब को पसंद करता हूं, यानी आईपीएस बनना चाहता था मैं, नॉट फॉर वर्दी, नॉट फॉर ग्लोरी या कोई भी दिखावा, क्योंकि मेरे दिमाग में आप सब इनोवेटिव आइडियाज इतने देखते हैं, इतना गहरा हूं मैं डीप अंदर से, बहुत सारे रिफॉर्म्स मेरे दिमाग में थे, जो चाहे जेल रिफॉर्म हो, चाहे पुलिस रिफॉर्म हो, बहुत कुछ मेरा प्लान था, जिसमें सबसे बड़ा प्लान मेरा था कि जो कैदी हैं, ध्यान से समझिएगा, इस बड़ी अच्छी बात आप सबके सामने रख रहा हूं। कैदी में 2 प्रकार के कैदी होते हैं, एक होते हैं मास्टर्स, मास्टर्स यानी जो बाहुबली होते हैं, जिनका जमीन संपत्ति ठेके वेके, उनके पास एक बहुत बड़ा ताकत होता है, अगर वो खुद एमपी एमएलए नहीं हुए तो उनके लोग होते हैं, उनका पॉलिटिकल कनेक्ट होता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनका फ्यूचर सिक्योर होता है। ध्यान से समझिएगा। एक दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं, जो शूटर्स होते हैं इनके, जो इनके लिए काम करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर नहीं होता। तो मैंने बहुत सारी लेयर्स बनाई थी। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं, अपराध कम करना चाहते हैं, तो जब यूपीएससी कहता है गरीबी एवं भूख गवर्नेंस के सामने चैलेंज है, तो स्वाभाविक रूप से ये गरीबी भूख वहां भी है। कुछ अगर
मतलब एक होता है ना मजबूत जो आपराधिक मानसिकता के हो सकते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी चीजें सर्कमस्टेंसेस के साथ भी कनेक्ट होती हैं। इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं आप सब लोग? ये बता रहा हूं कि आप सब जो बच्चे मेरे बनेंगे आपको ये रिफॉर्म करना है। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि मैं नहीं कर पाया, अब अपने बच्चों के माध्यम से कोशिश करूंगा कि जो आईपीएस बने ऐसा सोच रखें। हालांकि आप सब सिलेक्शन के बाद कनेक्शन ही ऑलमोस्ट कट जाता है और टीचर तो भाई करेगा नहीं, उसका अपना एक सेल्फ स्टीम थोड़ा ईगो टाइप का होता है कि हम बच्चों से क्यों कहें कि आपको ये करना है, इतना सिखाया बच्चे क्यों नहीं हमसे पूछ रहे हैं, ये रहता है। तो कुछ ऐसे बच्चे बना रहा हूं जो हमेशा इस बात को पूछें। जैसे वो राजा हो गए तो महामंत्री अपने पास हमेशा रखें। चंद्रगुप्त भी राजा हो गया था लेकिन चाणक्य को कभी महामंत्री गुरु के पोस्ट से हटाया नहीं, क्योंकि वो रहा ना होता तो वो आगे भी विजय सुनिश्चित नहीं कर पाते। खैर, किताबी बातें किताब में ही ये सब रह जाती, प्रैक्टिकल कौन करता है। तो मुझे उनके बच्चों के लिए काम करना था और अभी भी विजन है थोड़ा सा। ये रिजल्ट एक बार बस एक जो आग है कि 100 में से 20 बच्चे मेरे हो जाते बस उसी दिन, तो उनके बच्चों के लिए काम करना है। क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर केवल एनकाउंटर के वो भी एक फैक्टर है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए केवल एक ही उपाय बिल्कुल काफी नहीं। हम उनके दिल में जाएं, शासन उनके दिल में जाए। जो अपराध कर रहे हैं वो सोचने पर विवश हो, कितने भी कठोर हो लेकिन सोचने पर विवश हो कि यार ये कैसे बंदे आ गए हैं जो हमारी फैमिलीज को, जिनको समाज, ध्यान से समझे कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो अपराध में जेल गए उनके परिवार को समाज तुरंत रिजेक्ट कर देता है हर एक प्रकार से, एजुकेशन से, सोसाइटी से, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, ऑनर से, डिग्निटी से, सम्मान से। ये सारी चीजें आग में घी का काम करती हैं। तो अगर हम इस चीज को ब्रेक कर दें तो, अब आप कहेंगे सर ये क्या भाई, आपको करना पड़ेगा। ये सब मेरा विजन था, बड़ा गहरा विजन था, कभी किसी से कह नहीं पाया। अब धीरे धीरे आप लोगों से कह रहा हूं, चूंकि अब बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरे पर्सनल मेंटरशिप में हो रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा अलग एडवांटेज मेरे पास है। एक बच्चा हमेशा कनेक्ट है। तो हाँ, सालू गणेश सर, ये द हिंदू लेक्चर अब ऐप पर ही होगी क्या? कंटिन्यू बेटा, ऐप पर क्या होगी, ऐप पर ही हो रही है, बट ये यूट्यूब पर भी जाती है जिससे और बच्चे भी सीख सके। ये टोटल फ्री यूट्यूब पर भी जाती है। तो बच्चों के प्रति मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं है। ये यहां भी है वहां भी, लेकिन हाँ यहां लाइव होती, वहां पर इसको डाउनलोड करके अगले दिन डाला जाता है, एक दिन लेट आपको मिलता है। ठीक है, तो इस विजन के बारे में आप लोग सोचिए, आप लोग आईपीएस बनिए, कुछ ऐसा करते हैं। तिहाड़ जेल में किरण बेदी जी ने जो रिफॉर्म किया मेरा आइडियल था। मतलब मुझे इतना मजा आता उनके बारे में, मतलब उनके तिहाड़ रिफॉर्म, और तो गजब मजा आता है मुझे पढ़ने। डॉक्यूमेंट्री भी मैं कितनी बार देख चुका हूं, रो देता हूं मैं देख करके कि काश मौका मिला होता, क्योंकि मैं वैसा था और वैसा हूं कि मैं कहीं भी घुस सकता हूं, किसी को भी मैं खुश कर सकता हूं। 10 मिनट की मीटिंग हो जाए, कितना भी कोई क्रूर व्यक्ति हो मैं उसको समझा ले जाऊंगा। सच बता रहा हूं, गजब का कम्युनिकेशन स्किल है शुरू से, ऐसा नहीं पढ़ पढ़ के आई, शुरू से। तो ये मैं करना चाह रहा था उनके हेल्थ एजुकेशन पे। वहां पर भी एक प्रोसेस ऑफ डिप्रिविएशन है, लेकिन आपराधिक सब ठीक है। अगर एक व्यक्ति अपराधी बन रहा है तो उसकी फैमिली को सजा क्यों, उसकी फैमिली को हम वहां से निकालें जिससे वो आगे, तो धीरे धीरे समाज में एक संदेश जाएगा कि समाज में हमारे जैसे लोगों को सोचने वाले लोग भी, और फिर धीरे धीरे गुड गवर्नेंस को हम डेवलपमेंट के इस इंक्लूसिव अप्रोच से, सड़क, ऊर्जा, परिवहन, रेलवे, एजुकेशन, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये लोगों के दिल को टच करना, तो ये शुरू से एक विजन रहा है। उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। मेरे बच्चे अब जब थोड़ा, अभी एक दो तो हुए लेकिन अब क्या ही बोला जाए, जो अभी हाल फिलहाल में आईपीएस हुए, लेकिन कुछ ऐसे बने जो एक्चुअल में उनके अंदर ये बिलिंग हो, तो मेरे पास पूरा मॉडल है उनके साथ काम करने का, मैं दे सकता हूं लोगों को। और अभी क्या ही दिक्कत है यार, 45 साल उम्र, अभी तो रगड़ के रख देंगे, इतने बच्चे पास कराएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। एक बच्चा है मेरा उत्तर प्रदेश में, एसपी जेल अभी है वो, मैंने आप लोगों को फोटो भी दिखाई थी, सारी चीजें करूंगा उसके साथ। शुरुआत एक करना चाहूंगा मैं धीरे धीरे, अभी थोड़ा सा बस वही मेरा, एक बार आप लोग सपना पूरा कर दो
क्योंकि एक हारा हुआ आदमी जो होता है और दिल से जो अपनी हार महसूस करता है, हारा हुआ मतलब वो केवल एग्जाम, बाकी नहीं, बाकी हमसे मुझसे ज्यादा बिल पावर वाला इंसान ही नहीं आपको मिलेगा। मस्त स्वस्थ आनंद में लिप्त। हाँ, बस वो जो 8 साल दिया, इंटरव्यू दे के फेल हुआ, बनना चाहता था, मतलब सब कुछ था, मेहनत थी, अपनी मेहनत के दम पे वहां तक पहुंचा भी, लेकिन शायद डेस्टिनी अंत में आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो बस एक बार 20 में आ जाओ, मतलब अंडर 20 ना, 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10, मेरा वो ईगो शांत हो जाए, वो शांत हो नहीं रहा। वो जिस दिन शांत हो गया, फिर उसके बाद मैं इन सब क्षेत्रों में फैलूंगा। मुझे करना है, दिल से करना है। अभी मेरा एक बच्चा गुजरात में भी 3rd रैंकर जो है, वो भी जेलर ही बना है, जो गुजरात का 3rd रैंकर। तो शायद ईश्वर मेरे, देखो आप चिंतन कीजिए कि शायद ईश्वर जो मेरी आकांक्षा थी, देखिए आप जब दिल से किसी चीज को चाहते हो मिलता है। दिल से मैं जेल रिफॉर्म पे काम करना चाहता, केवल इन्हीं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के लिए नहीं, दूसरे भी, दूसरे जैसे जो वृद्ध हो जाते हैं, अपनी सजा काट लेते हैं, चूंकि उनका परिवार तो उन्हें एक्सेप्ट करता नहीं, वृद्ध हो गए तो वैसे भी एक्सेप्टेंस कम हो गई, सजा काट चुके हैं, जेल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या उनकी कोई जमानत लेने वाला नहीं। इसको आप सर्च करिए, बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या है जो कैदी अपनी सजा काट चुके हैं, लेकिन वो ना कोई उनकी जमानत लेने वाला है, ना वो बाहर निकल रहे। कुछ संस्थाएं उनके लिए काम करें, लेकिन बड़े लेवल पर मैं एज अधिकारी काम करना चाहता था, और बहुत आसान था, क्योंकि आईपीएस वाईपीएस ताकत होती है, अगर आपको अपनी सत्ता यूज करना आता, वो वाला नहीं, डंडा पटकना, लोगों को जोड़ करके उनकी जेब से पैसा निकालना, इन पे काम कराना, इनके लिए काम करना, वो भी एक मेरा बहुत बड़ा विजन है। तो अब देखो ईश्वर मिला रहा, एक बच्चा एसपी जेल है अभी, और बड़ा प्यारा है, वो हर गुरु पूर्णिमा पर वो मुझे जरूर मैसेज करता है। शायद वही एक है जो रेगुलर, पहले एक अजीत बच्चा भी था जो कैग में है, पटना में अभी पोस्टिंग है उसकी, आईएएस, वो भी रेगुलर करता था गुरु पूर्णिमा के दिन। और इसलिए नहीं कि मुझे सम्मान देने के लिए, क्योंकि जब आप उस दिन को याद रखते हैं तो उसका मतलब आपको आपके गुरु का, चाहे छोटा सा ही रोल रहा हो, वो रोल आपको याद है कि यार उस छोटे रोल ने ही लाइफ को बदल दिया था। तो अभी गुजरात का 3rd रैंकर दहिया, वो भी जेलर ही हुआ है। तो धीरे धीरे कहानी बन रही है, देखते हैं आगे ईश्वर क्या लिखे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, थैंक यू।